हेलो नमस्कार राम राम खम्मा खणी स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः। मैं दिनेश आजना एक बार फिर से आप सभी के बीच हाजिर। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, घर परिवार में भी अच्छे होंगे, अच्छे प्रकार से अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। टाइम टेबल आप सभी का जारी हो चुका है, आप सभी को पता है कि किस विषय की कब आपका एग्जाम है। उसके अकॉर्डिंग अपने टाइम को मैनेज करते हुए अच्छे से तैयारी कीजिए। और तैयारी की इसी कड़ी के अंदर आज हम कक्षा 10 के लिए विज्ञान विषय का अध्याय 1 है, उसको एक ही क्लास में कवर करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। कोशिश ही नहीं बल्कि कवर भी करेंगे, ठीक है, क्योंकि अपने पास समय बहुत कम है। लेकिन ऐसा नहीं है कि समय कम है तो घास काटते हुए चलेंगे, ऐसा भी नहीं है। बहुत अच्छे प्रकार से समझते हुए जितने घंटे की भी क्लास बने, देखो टाइम भी अभी हो रहा है 23:15 यानी कि 11:15 बजने वाले रात के। और सोचा कि भाई जब भी 2-3 घंटे की जितनी क्लास बने एक बार बना लें, कल वीडियो डालें, पूरे दिन के काम के बाद अब समय मिला है। तो अब आपकी इस कड़ी में वीडियो स्टार्ट करते हैं अपनी ये क्लास। विज्ञान के अंदर पहले पार्ट में आपको इससे बाहर सिर्फ क्वेश्चन आंसर करने हैं, और वो भी आपको करवा दिए जाएंगे लास्ट में। बाकी थ्योरी में नोट्स में इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आपके टॉपिक के अंदर सबसे पहला टॉपिक आता है अध्याय 1 आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। उसमें सबसे पहला टॉपिक आता है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं ये आपसे पूछा जाता है। साथियों, पदार्थ के भौतिक गुण क्या होते हैं पहले ये पता होना चाहिए। पदार्थ का आकार और उसकी अवस्था, अवस्था जैसे ठोस है या द्रव है या गैस है, ये तीनों अवस्थाएं, और उसका आकार कैसा है। अवस्था और आकार पदार्थ का भौतिक गुण होता है। ऐसी कोई भी क्रिया, ऐसा कोई भी कार्य, ऐसा कोई भी परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक गुणों के अंदर क्या होता है, परिवर्तन होता है, उसे तो कहेंगे भौतिक परिवर्तन। क्या कहेंगे, रासायनिक गुणों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। और रासायनिक परिवर्तन इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। रासायनिक संगठन के अंदर पदार्थ के परिवर्तित हो जाता है। जैसे अभी एक अपने एग्जांपल देके सोचेंगे, जैसे यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए तो मैं वन बाय वन आपको अच्छे प्रकार से समझाता हुआ चलता हूँ कि भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं। ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, जैसे अवस्था और आकार में, लेकिन रासायनिक गुणों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, उसे क्या कहेंगे, भौतिक परिवर्तन कहेंगे। जैसे बर्फ थी, बर्फ कैसा है साथियों, बर्फ ठोस होता है, ठीक है। अब बर्फ को अपने पिघला दिया तो क्या बन गया, पानी बन गया या जल बन गया। ये कैसा होता है, द्रव होता है। तो क्या हुआ, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हुआ। पदार्थ की क्या हुआ, अवस्था में परिवर्तन हो गया। अवस्था में परिवर्तन होना कैसा परिवर्तन है, भौतिक गुणों में परिवर्तन होना, यानी कि भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। लेकिन इसके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या, पहले भी बर्फ है, इस बर्फ का रासायनिक गुण क्या था कि इसके अंदर क्या है, पानी है, H2 है, इसको ज्यादा ठंडा किया तो बर्फ बन गया, ठोस का रूप ले लिया, ठीक है। और ये पानी है, ये भी पीने के काम आएगा। बर्फ को पानी बनाया जा सकता है ठंडा करके, बर्फ को गर्म करके पानी बनाया जा सकता है, और पानी को ठंडा करके बर्फ बनाया जा सकता है। चीज वही की वही है तीनों। और आगे भी इसको अगर ले चलें तो इसको और ज्यादा गर्म करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा, ठीक है। अवस्था चेंज हो रही है, बाकी पानी का पानी ही रह रहा है। ऐसा नहीं है कि बर्फ था और उसको गर्म किया तो पेट्रोल बन गया, ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है। रासायनिक गुण वही का वही रह रहा है, ये भी पानी है, ये भी पानी है, ये भी पानी है, ठीक है। अच्छा, यही का ये रह रहा, मतलब इसमें कोई नया पदार्थ बना क्या, नहीं बना, वही का वही पदार्थ है, ठीक है। बर्फ था, बर्फ को गर्म किया, पानी बना, पानी को वापस ठंडा करेंगे तो बर्फ बन सकता है, मतलब पहले वाला पदार्थ फिर से प्राप्त किया जा सकता है। और ऐसी चीज जिसमें दोनों ओर चलती है अभिक्रिया, जैसे बर्फ से पानी भी बनाया जा सकता है, पानी से वापस बर्फ भी बनाया जा सकता है, ऐसी अभिक्रिया को कहते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। जो रिएक्शन दोनों ओर चलती है उसे उत्क्रमणीय कहते हैं, और जो रिएक्शन सिर्फ एक ओर चले उसे अनुत्क्रमणीय रिएक्शन कहा जाता है, ठीक है। इसमें तो वापस दोनों ओर ये रिएक्शन चलती है। तो कुल मिलाकर देखो, अब ज़्यादा विस्तृत तो यहाँ नहीं समझा पाएंगे, समझाने को बहुत सी बातें हैं। ये आपका 2-3 चैप्टर्स 2-3 भागों में करेंगे, यानी कि 3-4 क्लास के अंदर ये आपका चैप्टर पूरा होता है। लेकिन थोड़ा अपन शॉर्ट के अंदर अच्छे प्रकार से पढ़ेंगे, समझ में भी आ जाए। और बाकी कहने को बहुत सी बातें, जी तो कर रहा है एक बात अच्छे से समझाऊं, लेकिन इतना समय नहीं है अपने पास। तो देखो, भौतिक परिवर्तन में क्या होगा, एग्जाम में आपको बस यही लिखना है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर आता है, सारणी बना के लिखना है, ऐसे नहीं लिखना है, दोनों में सारणी बना के फिर लिखना है, ठीक है। ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होते हैं उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, क्यों, क्योंकि वही का वही पदार्थ रोटेट होता रहता है। ये अस्थायी प्रवृत्ति का होता है, उत्क्रमणीय प्रकृति का होता है। प्रारंभिक पदार्थ पुनः प्राप्त किया जा सकता है। जैसे देखो, जल का वाष्पीकरण, जल था, किस अवस्था के अंदर है, द्रव अवस्था में। वाष्पीकरण किया, इसको गर्म किया, क्या बन गई, वाष्प बन गई। किस अवस्था में है, गैस अवस्था में। अवस्था परिवर्तित हो गई, मतलब कौन सा परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। अच्छा, गुण परिवर्तित हो गए क्या, ये जल भी जल है, ये वाष्प है, तो सर ये वाष्प तो वाष्प हो गई, गैस है तो ये जल। इस वाष्प को जब साथियों ठंडा करेंगे ना, ये जो वाष्प है, इस वापस को वाष्प को जब ठंडा करेंगे तो वापस से पानी बन जाएगा। जैसे घर पे मम्मी दूध गर्म करती है,
में पानी डालती है, फिर ऊपर ढक्कन लगाती है, तो आप ढक्कन उठाओगे तब देखोगे ढक्कन के ऊपर पानी है। वो क्या है? दूध के अंदर जो पानी था उसकी वाष्प बन के ऊपर उड़ रही थी, लेकिन ढक्कन से टकराई, वापस क्या बन गया? पानी बन गया। तो दोनों ओर चलता है, तो इसलिए क्या है, ठीक है। बर्फ का पिघलना आपको समझा दिया। लकड़ी को काटना, साथियों ये लकड़ी है, जलाने के काम आती है, ठीक है। इसको काट दिया, अब इसके छोटे छोटे दो टुकड़े बन गए। किस में परिवर्तन हुआ? पहले लकड़ी का आकार लंबा था, अब लकड़ी का आकार क्या हो गया? छोटा हो गया। आकार में परिवर्तन हुआ। आकार में परिवर्तन होना किस प्रकार का परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन। क्या इसके रासायनिक गुणों में परिवर्तन हुआ? नहीं। पहले भी ये लकड़ी थी, ये भी लकड़ी है, ये भी लकड़ी। ऐसा नहीं कि पहले लकड़ी थी, काट दिया तो क्या बन गया? कुछ और बन गया, रबर बन गई। ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है। रासायनिक गुणों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो रहा है। उसके बाद बात करते हैं मोम का पिघलना। साथियों मोमबत्ती का जलना नहीं है, ठीक है ना, मोम का पिघलना। जो मोम होता है ना, मोम को आप गर्म करोगे ना ऐसे, तो वो ऐसे पिघल के एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। वापस से आप उसको ऐसे जमा के वापस से क्या, वापस उसी प्रकार का बना सकते हो, ठीक है। यानी कि उसकी सिर्फ आकार या अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। बाकी जो ये मोम है, खड़ा है, ये भी मोम है, और इसको अगर एक साथ कर दिया जाए, एक गोल नमा संरचना बनाई जाए, तो वो भी मोम का मोम ही है। आकार चेंज हो रहा है, बाकी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो ये भी भौतिक परिवर्तन आएगा। बल्ब का जलना, आप शाम को पढ़ते होंगे घर पे, तो बल्ब जलाते होंगे, ठीक है। तो 10 रुपए वाला मान लो या ट्यूबलाइट, जो भी बल्ब लगा हुआ है, इस बल्ब के अंदर साथियों जैसे ही आपने बटन ऑन किया, बल्ब जलना स्टार्ट हो गया। परिवर्तन हुआ? हुआ तो है। पहले बल्ब बंद था, अब चालू है, ठीक है। तो क्या अब ये ऐसा ही रहेगा? वापस देखो इसमें क्या होगा, अस्थायी है। वापस प्रारंभिक अवस्था में इसको ला सकते हैं। क्या ये बल्ब जल रहा है तब इसको वापस बंद किया जा सकता है क्या? हाँ, बटन दबाएंगे बंद हो जाएगा, मतलब वापस पहले जैसा हो गया। और ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई चीज पहले थी, कुछ परिवर्तन हुआ, वापस उसको पहले जैसी बनाई जा सकती है, उसको क्या कहेंगे? भौतिक परिवर्तन कहेंगे। तो बल्ब का जलना, वापस बल्ब को बंद भी किया जा सकता है, भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। फल से सलादों का बनाना, ठीक है। मान लिया आप खीरा लेके आए, खीरे की सलाद बनाई, तो छोटे छोटे टुकड़े किए, आकार में चेंज हुआ। बाकी ये छोटा है, ये भी तो खीरा ही है, इसको भी खीरा के रूप में उपयोग करेंगे। यूं नहीं है कि खीरा था, बड़ा है तब तो खीरा है, और छोटा किया तो अब इसका केला बन गया। ऐसा नहीं होगा, चीज वही की वही रहेगी, सिर्फ आकार में चेंज हो रहा है। तो ये सारे परिवर्तन किस में आएंगे? भौतिक परिवर्तन में आएंगे। एग्जाम में प्रश्न आया कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है, तो परिभाषा लिखेंगे, कुछ विशेषताएं लिखेंगे, उसके बाद ये भौतिक परिवर्तन के आपके क्या हो गए? उदाहरण हो गए, ठीक है। इसी प्रकार अपन आगे बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन के बारे में, कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। तो रासायनिक परिवर्तन की बात करें साथियों, तो रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के रासायनिक गुणों में चेंज होगा। किस में चेंज होगा? रासायनिक परिवर्तन के अंदर पदार्थ के रासायनिक गुणों में चेंज होगा। रासायनिक गुण कौन कौन से हो सकते हैं सर? ऐसा परिवर्तन जिसमें बनने वाले पदार्थ के रासायनिक गुण व संगठन प्रारंभिक पदार्थ से भिन्न होते हैं, उसे रासायनिक पदार्थ कहते हैं। जैसे जैसे देखिएगा, दूध लिया अपन ने, ठीक है, दूध। अब दूध के अंदर कुछ परिवर्तन हो गया, और इसका क्या बन गया? दही बन गया। तो बस ऐसे याद रखो, वापस दही से दूध बनाया जा सकता है क्या? जहाँ पे वापस वही चीज प्राप्त की जा सके। जैसे कोई ए आइटम थी, इसमें चेंज होके बी आइटम बनी, अब बी की वापस ए बनाई जा सकती है। अगर हाँ, तो वो तो भौतिक परिवर्तन आएगा, क्योंकि उसमें अस्थायी परिवर्तन होता है, नया पदार्थ नहीं बनता। लेकिन यहाँ पे कोई नया पदार्थ बन गया, दूध था, अब इसको जमाया तो दही बन गया, ये नया पदार्थ बन गया, ठीक है। नया पदार्थ बन गया, अब इस नए पदार्थ को वापस दही का वापस दूध बनाया जा सकता है क्या? नहीं बनाया जा सकता। ऐसे परिवर्तन, रासायनिक गुण ही चेंज हो गए। ये दूध था, क्या ये भी दूध है? नहीं, ये क्या है? दही है। दोनों के अंदर क्या है? फर्क है, ठीक है। ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुण और संगठन ही परिवर्तित हो जाए, कोई नया पदार्थ बन जाए और स्थायी हो जाए। अब दही से वापस दूध नहीं बनाया जा सकता, मतलब अनुत्क्रमणीय प्रकृति का है, इससे में प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त नहीं किया जा सकता। ऐसे परिवर्तन को क्या कहेंगे? रासायनिक परिवर्तन कहेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या परिभाषा होगी साथियों। ऐसा परिवर्तन जिसमें बनने वाले पदार्थ के रासायनिक गुण व संगठन प्रारंभिक पदार्थ से भिन्न होते हैं, उसे क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। इसमें क्या होगा? नया पदार्थ बनेगा, ठीक है। स्थायी प्रवृत्ति का होता है, नए पदार्थ से पुनः पुराना पदार्थ प्राप्त नहीं किया जा सकता, यानी कि अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया है, ठीक है। यह अनुत्क्रमणीय प्रकृति का होता है, अर्थात प्रारंभिक पदार्थ पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। जैसे लोहे पर जंग लग गया, आपके घर पे साथियों लोहा है, लोहे की कोई छड़ी वड़ी है, वो साथियों जब ऑक्सीजन के वगैरह और नमी के संपर्क में आती है ना, तो इसके ऊपर जंग लग जाता है। फिर आप जंग लगोगे तो वो ऐसे उसको है, ऐसे ऐसे करोगे तो वो नीचे गिरेंगे, तो वो अब लोहा रहा क्या? नहीं, लोहा तो कठोर है, उसको हाथ में लेते ऐसे बुरा होकर गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जंग है, उसके रासायनिक गुण क्या हो चुके हैं? चेंज हो चुके हैं, ठीक है। मोमबत्ती की जलना, मोमबत्ती की जो लो होती है ना, ये लो जल रही है, तो ये धीरे धीरे मोम पूरा गायब हो रहा है, ठीक है। अब पीछे बचेगा कुछ भी नहीं, कुछ नया बन गई क्या है? हाँ, इसकी भाप बन गई क्या है? उजाला हो गया, बात खत्म। तो ये किस में आएगा? रासायनिक परिवर्तन में आएगा। दूध से दही जमना आपको बता दिया। कागज का जलना, आपने कोई कागज का टुकड़ा लिया, इसको साथियों जला दिया, क्या बन जाएगी? राख बन जाएगी, ठीक है। अब इस राख से वापस कागज बनाया जा सकता है क्या?
नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, आपको बचपन में बहुत मूर्ख बनाया गया है। पेंसिल है, स्कूल में आपने देखा होगा, छोटे बच्चे आपके क्लास के जो स्कूल के 5वीं 6ठी के बच्चे, उनमें एक धारणा फैलाई जाती है कि पेंसिल छीलते हैं ना, तो जो छिलके होते हैं ना, इन छिलकों को वापस से कूटा जाए ना तो रबर बनता है मिटाने वाला। सभी ऐसा करते हैं, हम भी करते थे। स्कूल के दिन ही अलग होते हैं साथियों। ठीक है, करते थे, लेकिन कभी रबर बना क्या? किसी का रबर नहीं बना, क्योंकि बनता ही नहीं है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे है कि भाई कागज है तो ऐसा थोड़ी कागज की राख हुई, वापस राख को इकट्ठा करो वापस कागज बन जाएगा, नहीं बनेगा। बस इससे आपकी पहचान जल्दी होगी, यही फॉर्मूला याद रखो कि भाई कागज से राख बन गई, अब राख से वापस कागज बन सकती है तो भौतिक है, नहीं बन सकती तो रासायनिक है। तो राख से वापस कागज नहीं बन सकता, मतलब कैसा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। इसी प्रकार साथियों, लकड़ी को जला दिया, ये लकड़ी थी, लकड़ी को आपने क्या कर दिया? जला दिया, तो कोयला बन गई, मतलब खीरे वीरे आपके मारवाड़ी में जो भी बोलते हैं, राख यहाँ कोयला बन गया। राख यहाँ क्या बन गया? कोयला बन गया। अब इस राख या कोयले से वापस लकड़ी बन सकती है क्या? नहीं बन सकती। मतलब ये कैसा परिवर्तन हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, इसके अंतर क्या होते हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ गए होंगे। भौतिक परिवर्तन तो वो है जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, क्योंकि वो अस्थायी परिवर्तन होता है, उत्क्रमणीय प्रकृति का होता है। प्रारंभिक पदार्थ पुनः प्राप्त किया जा सकता है। फिर कुछ एग्जाम्पल लिखिए। इसी प्रकार रासायनिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन है जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों या रासायनिक संगठन में परिवर्तित होता है। इसमें नया पदार्थ बनता है, स्थायी प्रवृत्ति का होता है, अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया को होता है, वापस पुनः दूसरे वाला जो पहले वाला पदार्थ था वो प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये कुछ इसके क्या हो गए? एग्जाम्पल हो गए। सर इससे एग्जाम में सवाल कैसे आएगा? एग्जाम में या तो उदाहरण में से प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, फिर आपको ऑप्शन दे दिए जाए, ऐसा पूछा जा सकता है, या खाली जगह वाला पूछा जा सकता है। या अगर अच्छा खासा प्रश्न आता है तो अच्छा प्रश्न, तो साथियों मेरा तो यही मानना है, अच्छा प्रश्न आपके एग्जाम में ऐसे आएगा कि भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में अंतर लिखिए। क्या आएगा? भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में अंतर लिखिए। ठीक है, अंतर वाला प्रश्न काफी अच्छा प्रश्न बनता है। अगर अंतर वाला प्रश्न आए तो आपको ऐसे, मैंने लिखा है ना, ऐसे नहीं लिखना है, मैंने यहाँ पढ़ाने के दृष्टिकोण से ऐसे लिखा है। ठीक है, अंतर हमेशा मनोविज्ञान कहता है तुलनात्मक दृष्टिकोण से लिखे जाते हैं। कैसे? सारणी के माध्यम से। तुलना हमेशा सारणी, अंतर। ठीक है, एक तरफ भौतिक परिवर्तन लिखोगे आप, दूसरी तरफ क्या लिखोगे? रासायनिक परिवर्तन। बीच में लाइन खींचोगे और फिर अच्छे प्रकार से एक एक पॉइंट लिखोगे। जैसे पहले भौतिक परिवर्तन की परिभाषा, तो इधर रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा, फिर इसकी 2-3 विशेषताएं, 2-3 इसकी विशेषताएं, और फिर इनके क्या उदाहरण, तो इसके उदाहरण। ऐसे आपको क्या करना है? अच्छे प्रकार से इसको लिखना है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक। तो अब आता है अपना टॉपिक अगला, रासायनिक अभिक्रिया। सर क्या होती है रासायनिक अभिक्रिया? साथियों, जब कोई दो पदार्थ है वो आपस में मिलकर क्रिया करते हैं और उसमें रासायनिक रूप से कुछ चेंजेज हो जाता है, तो उसको अपन क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ऐसी कोई भी क्रिया, ऐसी कोई भी एक्टिविटी हो रही है जिसमें इन चारों में से कोई एक काम हो रहा है, तो उसको अपन रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे साथियों? इधर देखना, ऐसी कोई भी क्रिया, ऐसा कोई भी काम जिसमें इन चारों में से कोई एक चीज हो रही है, तो उसे क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। कैसे? अगर कोई ऐसी क्रिया जिसमें किसी चीज की अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, क्या हो रहा है? किसी चीज की अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे रासायनिक अभिक्रिया कहा जाएगा। या किसी चीज के रंग के अंदर परिवर्तन होता है तो उसे भी रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। किसी चीज के साथ तापमान में परिवर्तन हो रहा है, पहले तापमान कम था, ज्यादा हो गया, ज्यादा था, कम हो गया, उसे भी रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। और यानी गैस का उत्सर्जन हो रहा हो तो उससे क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया किससे कहते हैं? जब किसी क्रिया में अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन, इनमें से कोई एक हो, ठीक है, ज्यादा हो तो चलेगा लेकिन कम से कम एक होना चाहिए, एक हो, तो उसे क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। जैसे जैसे देखिए, एक रासायनिक अभिक्रिया अपन लिखते हैं यहाँ पे, 2Mg प्लस O2 बराबर क्या लिखा गया है? 2MgO। ठीक है, क्या लिखा गया है साथियों? 2Mg प्लस O2 बराबर क्या लिखा गया है? 2MgO। Mg आप सभी को पता मैग्नीशियम का सूत्र होता है, तो 2Mg साथियों ये एक प्रकार की मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम की छड़ मान लो, आपके सिलेबस में जो दे रखा है उसी की बात करेंगे, या रिबन मान लो। ठीक है, इस साथियों मैग्नीशियम की छड़ या रिबन है, इसकी क्रिया ऑक्सीजन के साथ कराई जाती है। इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति के अंदर क्या कराया जाता है साथियों? जलाया जाता है। ठीक है, तो इससे क्या है? 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। क्या होता है?
मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। ठीक है, अब ये एक प्रकार का मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये राख है, पाउडर है, तो इसकी अवस्था क्या हो गई, चेंज हो गई। ये क्या हो गया, अवस्था में परिवर्तन हो गया। ठीक है, अवस्था में परिवर्तन हुआ, क्या अवस्था में परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे। अपन ने लिखा है चारों में से कुछ भी हो तो उसको क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। तो इसका ये एक प्रकार की क्या है, 2Mg+O2 2Mg रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, एग्जाम में क्या सवाल पूछा जाता है, एग्जाम में साथियों सवाल पूछा जाता है कि जब मैग्नीशियम रिबन या छड़ को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो क्या प्राप्त होता है। तो साथियों जब मैग्नीशियम की छड़ या रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, मैग्नीशियम की राख भी कह सकते हो। ठीक है, अच्छा, एक चीज और ध्यान रखनी साथियों, जब इसको जलाया जाता है ना मैग्नीशियम रिबन को, इससे पहले इसको साफ किया जाता है। क्यों साफ करते हैं, ताकि इसमें कोई अशुद्धि वगैरह आए तो फिर दिक्कत करेगी, तो पहले से साफ कर देते हैं ताकि अशुद्धियां नहीं रहे। अच्छा, किससे साफ किया जाता है, रेजमाल से साफ करेंगे साथियों। किससे साफ करेंगे, रेजमाल से। क्या प्रश्न बन सकता है अगला, कि मैग्नीशियम रिबन है इसको जलाने से पूर्व क्या किया जाता है, रेज किससे साफ किया जाता है, तो क्या लिखोगे, रेजमाल से। अगर वो रेजमाल पहले से दे दे और वो प्रश्न ऐसे पूछ ले कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पूर्व रेजमाल से साफ किया जाता है, क्यों, तो क्या लिखना है कि उसकी अशुद्धियां दूर हो सके, कोई अशुद्धि नहीं रहे, इसके लिए साफ करते हैं। ठीक है, तो जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को रेजमाल से साफ किया जाता है ताकि अशुद्धियां क्या हो जाए, अशुद्धियां दूर हो जाए, किसी भी प्रकार की कोई अशुद्धि नहीं रहे। ठीक है, उसके बाद दूसरा, रंग में परिवर्तन। क्या सर रंग में भी परिवर्तन हो जाता है क्या, बिल्कुल होता है। ठीक है, अपन एक क्या ले रहे हैं, अपन एक ले रहे हैं फ्लास्क। ठीक है, इसके अंदर अपन ने क्या भरा साथियों, इसके अंदर अपन ने कॉपर सल्फेट भरा, CuSO4 से ये भरा हुआ है, कॉपर सल्फेट भरा। और इसके अंदर अगर मैं लोहे की छड़ डाल लूं, मैंने इसके ऊपर लोहे की छड़, क्या होता है, लोहा मतलब फेरस, फेरस की छड़ डाल दी साथियों। ठीक है, तो ये जो कॉपर सल्फेट का विलयन है ये पहले नीला होता है। कैसा होता है, कॉपर सल्फेट का विलयन नीला होता है। लेकिन जैसे ही इसके अंदर लोहे की छड़ डालूंगा ना साथियों, तो लोहा इस कॉपर सल्फेट से क्रिया करेगा। ठीक है, क्रिया करके इसके रंग को हल्का या फिर हरा बना देगा, मलिन बना देगा। कैसा बना देगा, हरा रंग बना देगा। ठीक है, तो रंग में परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ, रंग में परिवर्तन हुआ, मतलब ये एक प्रकार की क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, तो कॉप देखिए, अभिक्रिया ध्यान रखनी, रिएक्शन ध्यान रखनी, रिएक्शन पूछी जा सकती। तो CuSO4 कॉपर सल्फेट था, इसकी फेरस से अभिक्रिया हुई साथियों। तो Fe ज्यादा ताकतवर होने के कारण इसने कॉपर को SO4 के पास से हटा दिया और खुद जुड़ गया। ठीक है, FeSO4 बन गया और Cu बाहर आ गया। ठीक है, तो प्रश्न यहाँ से क्या पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में फेरस की छड़ डालने पर उसका रंग कैसा हो जाता है, तो रंग नीले से हरा हो जाता है। अच्छा, ये भी पूछा जा सकता है कि नीले से हरा क्यों होता है, तो कॉपर सल्फेट के विलयन के अंदर जब फेरस की छड़ डाली जाती है तो फेरस ज्यादा ताकतवर है, इसलिए ये कॉपर सल्फेट को क्या कर लेता है, कॉपर सल्फेट को इस कॉपर है सल्फेट को, सल्फेट के पास से कॉपर को विस्थापित कर देता है और खुद जुड़ जाता है। ठीक है, इस क्या बन जाता है, फेरस सल्फेट बन जाता है, इस कारण इसका रंग कैसा हो जाएगा, हरा हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार साथियों तापमान में भी चेंज हो सकता है और एक प्रकार से कहे तो गैस भी निकल सकती है। जैसे अगला देखो, गैस कैसे निकलेगी, तो H2SO4 का एक विलयन है, इसके अंदर साथियों जिंक के दाने डाले जाएंगे तो H2 गैस निकलेगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक ये मटका बना हुआ है, ये साथियों एक है। ठीक है, इसके अंदर H2SO4 डाला हुआ है, H2SO4 का विलयन है। अब अगर साथियों इसके अंदर मैं जिंक के दाने डालूं ना, तो इससे ये जब क्रिया करेगा ना तो क्या बनेगा, ZnSO4 बन जाएगा। जैसे देखो H2SO4 था, जिंक डाला, तो अब क्या बन जाएगा, ये ZnSO4 को अपने पास ले आएगा, ZnSO4 बन जाएगा और पीछे रहेगी H2 गैस बनकर क्या निकल जाएगी, बाहर निकल जाएगी। तो क्या होगा, गैस का उत्सर्जन होगा। गैस का उत्सर्जन हो रहा है, क्या ये रासायनिक अभिक्रिया है। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है ये आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्या होती है रासायनिक अभिक्रिया साथियों, जब किसी क्रिया में अवस्था के अंदर परिवर्तन हो रहा है, रंग में परिवर्तन हो रहा है, तापमान में परिवर्तन हो रहा है या कोई गैस निकलती है, इन चारों में से कोई एक चीज होती है तो उसे अपन क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, कैसे कैसे होती है, तो मैग्नीशियम रिबन छड़ है उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, ये क्या होगी, रासायनिक अभिक्रिया हो गई। अच्छा, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ किया जाता है, क्यों करते हैं, ताकि अशुद्धियां दूर हो जाए। किससे साफ करते हैं, रेजमाल से साफ किया जाता है, इसकी रिएक्शन हो गई। उसके बाद रंग में कैसे परिवर्तन होता है, तो जो कॉपर सल्फेट का विलयन होता है ये नीले रंग का होता है, लेकिन जैसे इसमें लोहे की छड़ें डाली जाती है, फेरस हो गया। ठीक है, इसकी छड़ें डाली जाएगी तो ये क्रिया करके क्या करता है, रंग चेंज कर देता है, नीले से कैसा कर देता है, हरा कर देता है। रंग में क्या हो जाता है, चेंज होता है, रिएक्शन आपके सामने। उसके बाद अपन ने देखा किस प्रकार से गैस का उत्सर्जन होता है। अपने पास H2SO4 का विलयन है, इसके अंदर अगर जिंक के दाने डालें तो ZnSO4 बन जाएगा, H2 गैस है वो क्या होगी, उत्सर्जित होकर बाहर आ जाएगी। ठीक है, इस प्रकार गैस का उत्सर्जन होता है। ये तो रासायनिक अभिक्रिया हो गई। अब मुझे एक बात बताओ, अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया, जैसे ये कोई रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है, क्या अभिक्रिया है सर, रासायनिक,
मैं लिखूं कि मैग्नीशियम रिबन है, मैग्नीशियम रिबन इसमें अपन डाल रहे हैं, ऐसे पूरा लिखें लंबा होगा कि नहीं होगा, इसलिए इसको शॉर्ट में लिख दिया जाता है कि मैग्नीशियम है, उसके अंदर क्या डाला, ऑक्सीजन डाली, तो ये क्या बन गया, 2 MgO बन गया। बस ये शॉर्ट में लिखा। इसको अगर भाषा में लिखना चाहे ना, विवरण में लिखना चाहे, तो हमें ऐसे लिखना पड़ेगा कि मैग्नीशियम के दो ये अपने यहाँ पे थे, ठीक है, अणु, इसको ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवाने पर 2 MgO बनता है। इतना लंबा लिखेंगे तो विवरण लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको इस रूप में लिखा जाने लगा। इसको कहा जाता है रासायनिक समीकरण। क्या कहा जाता है, रासायनिक समीकरण। अगला टॉपिक अपना यही है कि रासायनिक समीकरण क्या होता है साथ। तो देखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया को वाक्य के रूप में लिखने पर क्या है, उसका विवरण लंबा हो जाता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को वाक्य के रूप में लिखने पर विवरण क्या हो जाता है, लंबा हो जाता है। इसलिए संक्षिप्त रूप से इसे रासायनिक समीकरण के रूप में क्या किया जाता है, लिखा जाता है। एक शॉर्ट में लिख दिया Mg+O2 बराबर MgO। अपन समझ गए कि मैग्नीशियम क्रिया कर रहा है ऑक्सीजन से, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, बस समझ गए, शॉर्ट में लिखा। तो ये क्या बन गया, रासायनिक समीकरण बन गया। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण क्या होता है आप समझ के होंगे। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को वाक्य के रूप में लिखने पर उसका विवरण क्या हो जाता है, लंबा हो जाता है। तो संक्षिप्त में इसे रासायनिक समीकरण के द्वारा लिखा जाता है। अच्छा, रासायनिक समीकरण कैसे लिखते हैं, तो देखिए, रासायनिक समीकरण के अंदर आपने जैसे ये लिखा Mg+O2 बराबर क्या बना, MgO। ठीक है, Mg+O2 बराबर क्या बना, MgO। तो सर ये क्या है, यहाँ पे ये तीर क्यों लग रहा है, ये तीर क्या चीज है, ठीक है, ये प्लस क्यों लग रहा है, ये क्या है। तो साथियों, तीर है अभिक्रिया का सेंटर बिंदु, जो अभिक्रिया को दो भागों में बांटता है। तीर से इधर वाली सभी चीजों को लेफ्ट भाग बोला जाता है, LHS बोला जाता है। तीर से इस वाले सभी भाग को राइट साइड बोला जाता है, RHS। ठीक है, अब साथियों, जो लेफ्ट साइड में सारे लिखे हुए ना, ये आपस में क्रियाएं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, क्रियाएं कर रहे हैं। ठीक है, और इधर जो लिखा हुआ ये बन रहा है भाई, इन ये आपस में रिएक्शन करते हैं, और तीर के बाद में तो तीर पे रिएक्शन हो गई। अब रिएक्शन के बाद बना क्या, वो इधर लिखा जाता है। ठीक है, जो चीज बनती है, जैसे किसान है, अनाज का उत्पादन करता है, तो किसान ने अनाज बनाया, अनाज पैदा किया, उत्पादक कहलाएगा। उत्पाद क्या है, अनाज, अनाज का उत्पादन किया। किसका उत्पादन किया, अनाज का। इसी प्रकार यहाँ पे जो उत्पन्न हो रहा है, इसको उत्पाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उत्पाद की। ये क्या है, उत्पाद है। और जो लोग आपस में मिलके इसको बना रहे हैं, इनको अभिकारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अभिकारक कहा जाता है। ठीक है, अभिकारक, या जो आपस में मिलकर क्रिया कर रहे हैं, इनको क्रियाकारक कहा जाता है, क्रियाकारक। और ये क्या हो गई है, उत्पाद, या फिर कहेंगे अपन कि क्रियाफल। क्रिया हुई तो उसका फल क्या मिला, क्रियाफल। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी होती है जो इस काम को करने में मदद करती है, तो उसको तीर के ऊपर लिखा जाता है, उनको उत्प्रेरक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उत्प्रेरक। यानी कि जो रासायनिक अभिक्रिया इसको प्रभावित करते हैं, इसको उत्प्रेरक कहते हैं। ठीक है, तो इसको अपन अच्छे से समझते हैं। देखिएगा, सबसे पहली चीज है अभिकारक क्या होता है। ठीक है साथियों, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, यानी कि जो रासायनिक अभिक्रिया करते हैं मिलके, ठीक है, उसको अपन क्या कहेंगे। जैसे यहाँ पे ये Mg और O2 मिलके रासायनिक अभिक्रिया कर रहे हैं, तो Mg और O2 क्या हो गए, Mg और O2 हो गए अभिकारक। ठीक है, इनको साथियों क्या है, उन्हें अभिकारक कहते हैं। अभिकारकों को तीर के निशान के बाईं ओर लिखा जाता है। ये तीर का निशान है, इसका बाईं ओर का भाग यहाँ क्या लिखेंगे, अभिकारकों को लिखेंगे। अभिकारकों को हमेशा तीर के निशान के बाईं ओर लिखा जाता है। उसके बाद आता है साथियों उत्पाद। ठीक है, तो अभिकारक का क्रिया करके जो चीज बनाते हैं, उसको उत्पाद कहेंगे। ठीक है, उत्पाद क्या होगा, रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है, रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ बन रहा है उसको उत्पाद कहते हैं। और पदार्थ हमेशा, जैसे Mg+O2 था, MgO बना, तो पदार्थ को हमेशा तीर के दाईं ओर लिखा जाता है। तीर का जो राइट साइड है, इसको लिखा जाएगा इधर, तो तीर के दाईं ओर क्या है, इनको लिखा जाता है। तीसरा आता है उत्प्रेरक। क्या होता है, उत्प्रेरक। साथियों, उत्प्रेरक होते हैं ना, ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो नहीं लेते हैं। ये न देखो, भाग लेने वाले तो अभिकारक हो गए, और जो बन रहा है वो उत्पाद हो गया, तो फिर उत्प्रेरक कहाँ आएगा। तो ये सिर्फ साथियों मौजूद होते हैं जो अभिक्रिया को प्रभावित करते हैं। अभिक्रिया को धीमी कर सकते हैं या तेज कर सकते हैं। अभिक्रिया थोड़ी धीरे होगी या अभिक्रिया थोड़ी फास्ट हो सकती है। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने का काम करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते। इसका ज्यादा पूछा जाता है कि वो कौन सा पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो नहीं लेता, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करता है। उत्प्रेरक कहेंगे। क्या कहेंगे उसको, उत्प्रेरक कहेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट है उत्प्रेरक। वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया के वेग की दर को क्या करता है, दर को परिवर्तित कर देता है, उसे क्या कहेंगे, उत्प्रेरक कहेंगे। क्लियर है। और उत्प्रेरक को हमेशा तीर के निशान के ऊपर लिखा जाएगा। तो इन्हें तीर के निशान के क्या लिखा जाता है, ऊपर लिखा जाता है। ठीक है, समीकरण क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि इधर सारे के सारे क्या होते हैं, अभिकारक होते हैं। अभिकारक है, एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं। ठीक है,
इधर तीर का निशान होगा, इधर जो भी चीज बनेगी उसको क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे। तीर के इधर जितनी भी चीजें हैं सारी उत्पाद में आएगी, तीर से पहले जितनी भी चीजें हैं सारी अभिकारक में आएगी, और तीर के ऊपर कुछ लिखा हुआ है तो इसको उत्प्रेरक कहेंगे। बताओ बात क्लियर हुई या नहीं हुई? हो गई क्या? हाँ। अगर हो गई तो मैं एक सवाल पूछूं, उत्तर बताओगे क्या? चलिए बताइए। मैं पूछता हूं कि C+O2 लिखा मैंने, CO2, इसके अंदर अभिकारक क्या है? तो आप कहोगे सर अभिकारक, हाँ, अभिकारक तीर के बाईं ओर लिखे जाते हैं, ये क्या हो जाएंगे, अभिकारक हो जाएंगे। मैं पूछूं कि इस अभिक्रिया में उत्पाद क्या है? आप कहोगे उत्पाद, जो चीज बनी है वो तीर के दाईं ओर लिखी जाएगी, ये क्या हो गया, उत्पाद हो गया। और अगर ऊपर कुछ लिखा हुआ है तो वो क्या हो जाएगा, उत्प्रेरक हो जाएगा। तो ये आपको बात साथियों समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं अपने आगे। देखो, रासायनिक समीकरण ये होते कितने प्रकार के, लिखते कैसे ये अपन ने सीख लिया। रासायनिक समीकरण होता क्या ये सीखा, कैसे लिखा जाता ये सीखा। अब है रासायनिक समीकरण के प्रकार। तो रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक तो होता है संतुलित रासायनिक समीकरण, और एक होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित का दूसरा नाम है कंकाली समीकरण। असंतुलित को और क्या कहा जाता है, कंकाली कहा जाता है। अच्छा सर, संतुलित और असंतुलित होते क्या है? साथियों, इधर वाला जो भार है, द्रव्यमान, ठीक है, ये वाला द्रव्यमान और ये वाला द्रव्यमान दोनों बराबर है। जैसे देखिए, अभिकारक, ये इन अभिकारकों का द्रव्यमान, इनका टोटल द्रव्यमान और इनका टोटल द्रव्यमान दोनों बराबर है, मतलब दोनों बैलेंस है भाई, तुल्य है। तुल्य के अंदर अपने इधर का सामान भी बराबर है, इधर का सामान भी बराबर है, वो बैलेंस रहेगा। हाँ, तो ऐसे को कहेंगे ये संतुलित है। तो उसी प्रकार इधर ये जो तीर है, इस तीर के इधर वाली सभी चीजें यानी कि अभिकारक, या अभिकारक और तीर के इधर वाले उत्पाद, इन दोनों का अगर द्रव्यमान बराबर है तो इसको तो कहेंगे अपन संतुलित समीकरण है। और अगर इनका द्रव्यमान बराबर नहीं होता है, कोई एक ज्यादा है कोई एक कम होता है, तो ऐसे समीकरणों को कहा जाता है असंतुलित समीकरण या कंकाली समीकरण। क्या कहेंगे? कंकाली। सर पता कैसे चलेगा कि द्रव्यमान बराबर है या कम है? अभी बात करेंगे अपन, ठीक है। तो इनको सामान्यतः समझने के लिए ये कहा जाता है कि संतुलित का मतलब है कि जो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करे, जो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करते हैं, ऐसे समीकरणों को तो संतुलित समीकरण कहते हैं। और जो पालन नहीं करते हैं उसे क्या कहेंगे? कंकाली। सर क्या है द्रव्यमान संरक्षण का नियम? साथियों, ऊर्जा संरक्षण का नियम आपने पढ़ा होगा, है ऐसे बहुत से नियम है, कोशिका का सिद्धांत भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये एक प्रकार से द्रव्यमान संरक्षण का नियम, संवेग संरक्षण का नियम पढ़ा होगा। वैसे ही द्रव्यमान संरक्षण का नियम है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही इसको नष्ट किया जा सकता है। टोटल द्रव्यमान है वो हमेशा सुरक्षित रहेगा। द्रव्यमान हमेशा क्या रहता है? समान रहता है दोनों चीजों का। यानी कि अभिक्रिया में पहले का द्रव्यमान और अभिक्रिया से पहले जो द्रव्यमान था वो, और अभिक्रिया के बाद का द्रव्यमान अगर बराबर है तो ऐसा समीकरण क्या कहलाएगा? संतुलित समीकरण। ठीक है, ये आगे देखते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या, पहले वो देखते हैं। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही इसको क्या है, न ही नष्ट होता है, ठीक है। ये अर्थात द्रव्यमान क्या रहेगा साथियों? संरक्षित रहता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे C+O2 है, ठीक है, CO2 है। कैसे पता चला कि इसमें है? तो देखो, कार्बन कितनी बार आया इस तीर से इधर, इधर कार्बन कितनी बार आया? आप कहोगे सर तीर के इधर इधर कार्बन एक बार आया। अच्छा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने लिखे हुए हैं? दो लिखे हुए। तीर के इधर इधर ऑक्सीजन कितने अणु हैं? दो अणु है। ऑक्सीजन कितना? दो। अच्छा, तीर के इधर देखो, तीर के इधर कार्बन कितना है? एक ही है, इसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, मतलब कार्बन इधर भी एक है। ऑक्सीजन तीर के इधर दो लिखे हुए, दो, मतलब तीर के इधर भी कार्बन एक है, इधर भी कार्बन एक है। तीर के इधर भी ऑक्सीजन दो है, इधर भी ऑक्सीजन दो है, मतलब दोनों और बराबर है या नहीं है? बैलेंस है, बैलेंस है। तो इसको कहा जाएगा संतुलित समीकरण। अगर सर ये बैलेंस नहीं हो तो इसको असंतुलित समीकरण कहते हैं। अच्छा, फिर असंतुलित समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं वो आपके सिलेबस में है, तो वो भी अपन सीखेंगे कि इसको संतुलित कैसे करते हैं। देखो, एक एग्जाम्पल और है, आपकी किताब के एग्जाम्पल में साथ में लेके चल रहा हूँ। एक एग्जाम्पल और लिखा हुआ है, जैसे ये Zn+H2SO4। बताओ ये संतुलित है या नहीं है? मेरे को आप फटाफट से, क्या है? समीकरण है Zn+H2SO4 है ना, Zn+H2SO4, ठीक है। Zn+H2SO4 और फिर है आपका हो जाएगा ZnSO4+H2, जो अपन ने पीछे लिखा था कि हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये समीकरण संतुलित है या नहीं है, कैसे पता करोगे? तो देखो, क्या क्या तीर से भाग कर लो, तीर के इधर इधर क्या क्या आ रहा है? Zn आ रहा है, चलो Zn आ रहा है, क्या आ रहा है? H आ रहा है, H आ रहा है, क्या आ रहा है? SO4 आ रहा है। SO4 एक बार ही आया, SO4 डायरेक्ट नहीं लिखो तो S लिख दो कि S आया और O आया, ऐसे कर दो, ठीक है। अच्छा, इधर भी वही चीजें आने वाली, ये तो कंफर्म है, ठीक है। अच्छा, Zn कितनी बार आया? इसके आगे पीछे कुछ लिखा हुआ है क्या? नहीं लिखा हुआ, मतलब एक बार आया। हाइड्रोजन कितनी बार आया? आगे पीछे कुछ लिखा हुआ है? हाँ लिखा हुआ है, दो बार आया, ठीक है। S एक बार ही है, ठीक है। O के आगे कितना लिखा हुआ है? चार लिखा हुआ। अगर यहाँ कुछ लिखा हुआ है तो इससे गुणा हो जाएगा सीधा, लेकिन यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है तो चार ही होगा। अब इधर देखते हैं,
इधर Zn एक बार ही है, ठीक है। H इधर 2 बार है, इधर S इधर भी एक बार है, O इधर भी 4 बार है। मतलब देखो दोनों जगह बराबर है, तीर के इधर भी बराबर इधर भी बराबर, मतलब ये समीकरण कैसा है, संतुलित समीकरण है, ठीक है। इसी प्रकार का एक और समीकरण है, ये आपके सामने है। इसको अब आपको संतुलित है या नहीं पहले तो पता करना है। तो Fe प्लस H2O बराबर बन रहा है Fe3O4 प्लस H2। ये समीकरण संतुलित है या नहीं है। अब देखो सीखो समीकरण को संतुलित कैसे करने, ध्यान रखना, ठीक है। कोई भी समीकरण आपको दिया हुआ हो सबसे पहले तो पता करो बराबर है या नहीं है, और फर्क है तो कितना फर्क है। तो इसके अंदर जो जो चीजें आई है ना, तीर का निशान बनाया, तीर से इधर क्या क्या आ रहा है उनको लिख दो। सर तीर से इधर एफ ही आ रहा है तो अपन ने एफ ही लिख दिया, ठीक है। तीर से इधर एच आ रहा है अपन ने एच लिख दिया, तीर से इधर ओ भी आ रहा है तो अपन ने ओ लिख दिया। अब देखो कि एफ ही कितनी बार आया, एफ ही के आगे कुछ लिखा हुआ क्या, नहीं, पीछे नहीं, मतलब एफ ही एक बार आया तो अपन ने क्या लिख दिया, इधर तो एक लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे ये तीर है अपन ने बीच में किया हुआ है। एच कितनी बार आया, आगे कुछ नहीं पीछे 2 है तो 2 बार आया, तो एच को अपन ने लिख दिया 2। उसके बाद ओ कितनी बार आया, ना आगे कुछ है ना पीछे कुछ है, एक बार आया, ओ आ गया एक बार। अब तीर के इधर देखो, तीर के इधर Fe3 मतलब एफ ही कितनी बार आया, 3 बार आया तो अपन ने लिख दिया 3। ओ कितनी बार आया, ओ 4 है, ओ 4 बार आया अपन ने 4 लिख दिया। और H2 एच कितनी बार आया, 2 बार। अब ये बताओ ये बैलेंस है क्या, नहीं, इधर तो Fe1 है इधर 3 है, इधर ऑक्सीजन 1 है इधर 4 है, अब बैलेंस नहीं है। अब बैलेंस कहाँ से करेंगे, अब कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप देखो जिसकी संख्या ज्यादा है ना वहां से शुरू करो। जो सबसे बड़ी संख्या ज्यादा, यहाँ सबसे ज्यादा कौन है, 1 2 1 3 2 4, तो 4 से ज्यादा, 4 क्या है, ऑक्सीजन। तो सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे अपन, जो ज्यादा है वहां से बैलेंस करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो ज्यादा है वहां से शुरू करेंगे, कैसे शुरू करेंगे, तो देखो अब अपन इस समीकरण को इधर लिखेंगे, नेक्स्ट पार्ट में अपना आ जाएगा, ठीक है। तो गायब भी हो गया क्या, मतलब हमारे टेक्निकल भाई साहब ने, हाँ उन्होंने कहा यार इतना कौन लिखे, सर तो डेली लिखने को देते रहते, आगे कुछ लिखा ही नहीं, चलो अपन हाथ से लिख लेंगे, ठीक है। अपने पास समीकरण है 3Fe प्लस 4H2O Fe3O4 प्लस 4H2, ठीक है। 4H2 तो है नहीं, इसने तो सीधा सॉल्व करके ही लिख दिया, ठीक है। हाँ, समीकरण अपना ये हो गया कि Fe प्लस H2O और बन रहा है Fe3O4 प्लस H2। अब सबसे पहले जो ज्यादा है उसको सोल्व करेंगे साथियों, ध्यान से इधर देखो, अनुमान से करना पड़ेगा, इसलिए इसको सोल्व करने की विधि उसको हिट एंड ट्रायल या अनुमान विधि कहते हैं, अंदाजा लगा के सोल्व करना है। सबसे ज्यादा क्या था, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन 4 है। अच्छा, इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है, इधर ऑक्सीजन कितना, 1। तो अब इसको 4 बनाऊं तो कैसे बनाऊं, यहाँ 4 लिखूंगा क्या, नहीं, O4 होता ही नहीं कभी, ठीक है। O2 लिख दो, यहाँ पर O4 होगा तो ये इस कंडीशन में हो रहा है ना, तो यहाँ पे आप 4 मत लिखो, पीछे कभी संतुलित करते समय पीछे कुछ नहीं लगाएंगे, हमेशा आगे लगाएंगे, ठीक है। हो सकता है बट आगे लगाना है, ठीक है। ऐसे यहाँ करके आप O4 बना लोगे तो ये गलत माना जाएगा, बाकी ये सही है, ठीक है। आपको क्या करना है, आगे 4 लगाएंगे, तो अब देखो 4 ऑक्सीजन हो गए, इसके आगे जो भी संख्या लिखी हुई इसका गुणा होता, तो इधर पीछे कुछ नहीं तो एक, एक का 4 से गुणा 4 मतलब 4 ऑक्सीजन हो गए, ठीक है। अच्छा, इधर हो गए 4 ऑक्सीजन, इधर भी 4 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन संतुलित हो गया। लेकिन एक मिस्टेक हो गई, ऑक्सीजन संतुलित करते करते अपने से एक गलती हो गई कि हाइड्रोजन पहले 2 थे, अब 4 इधर और 2 इधर, 4 दूनी 8 हो गए। अब यहाँ हाइड्रोजन 8 हो गए, ठीक है, जबकि यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है। इसको 8 कैसे बनाएंगे, इस हाइड्रोजन को 8 कैसे बनाएंगे, तो आपको कि सर मैं इसके आगे 4 लिख दूं, तो 4 दूनी 8, यहाँ भी हाइड्रोजन 8 बन गए, हाँ बराबर हो गया। अब इधर भी हाइड्रोजन कितने, 8, और इधर भी हाइड्रोजन 8, इधर भी ऑक्सीजन 4, इधर भी ऑक्सीजन 4। अब पीछे क्या रहा, पीछे एफ ही रहा, इधर एफ ही 1 है, इधर एफ ही क्या है, 3 है। इसको 3 कैसे बनाऊं, तो आगे लिख दूंगा 3, ये भी हो गया 3। अब देखो ये समीकरण सोल्व हो गया, ठीक है। आई बात समझ में, जो ज्यादा है वहां से शुरू करना है, फिर एक एक को सेट करते जाना है। तो ये हो गया 3Fe प्लस 4H2O Fe3O4 प्लस 4H2, ये आपका क्या होगा, ये आपका समीकरण सोल्व हो गया, ठीक है। अब समीकरण सोल्व तो हो गया, लेकिन इतने में नहीं करना, ठीक है, गलत माना जाएगा। अगर कोई समीकरण आ जाता है सोल्व करने का, कहते हैं इतना करके छोड़ दिया तो गलत है। समीकरण का सोल्व करने का सबसे अंतिम स्टेज होता है कि इनकी अवस्थाओं के नाम लिखना। 7 चरण है, 7वां चरण है अवस्थाओं के नाम लिखना। 7 चरण है, 7वें चरण का नाम क्या है, अवस्थाओं का नाम लिखना। कैसे, एपी किस अवस्था में है, ठोस अवस्था में, तो ठोस को साथियों कहा जाता है सॉलिड, क्या कहते हैं, सॉलिड इंग्लिश में, एस लिखेंगे इसके लिए, ठीक है। H2O क्या है, जल है, जल
किस अवस्था में होता है? लिक्विड, द्रव अवस्था में होता है। लेकिन इस रिएक्शन में जल है ना, वो द्रव अवस्था में नहीं है, गैसीय अवस्था के रूप में कार्य कर रहा है। ये रिएक्शन कौन सी होती है ये भी पता होना चाहिए, जी लिख देंगे, ठीक है। Fe3O4 क्या है? सॉलिड है। H2 क्या है? गैस है, तो जी लिखेंगे। यानी कि देखो ध्यान रखिएगा, अगर कोई चीज ठोस है, ठोस को इंग्लिश में सॉलिड कहा जाता है तो एस लिखेंगे, ठीक है। अगर कोई चीज द्रव है, द्रव को लिक्विड कहा जाता है तो एल लिखेंगे, ठीक है, छोटा एल। और उसके बाद गैस है तो गैस को गैस ही कहते हैं तो छोटा जी लिखेंगे, ठीक है। और किसी के जलीय विलयन बनाया गया है तो जलीय विलयन को एक्वस कहा जाता है, एक्वा। जलीय विलयन, तो जलीय विलयन को क्या लिखेंगे? एक्वा लिखेंगे, छोटा ए और छोटा क्यू, ये हो गया जलीय विलयन का। ऐसे आपको अवस्थाएं दर्शानी। लास्ट तक आप समीकरण को सोल्व करके जब अवस्थाएं दर्शा लोगे तो वो आपका समीकरण संतुलित समीकरण माना जाएगा नियम के हिसाब से, ठीक है। तो ये आपका हो गया समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं वो। अब आगे बात करते हैं, कुछ अभिक्रियाएं होती हैं उनके प्रकार की बात करते हैं, ठीक है। एक आपके समीकरण के अंदर ग्लूकोज वाली अभिक्रिया दी गई है कि ग्लूकोज कैसे बनता है, तो वो भी याद कर लो, ठीक है। बाकी देखो, अंतिम अवस्था है कि भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखना, ये संकेत अपन ने वहां पे लिखना सीख लिए। अब क्या है, हाँ ये सवाल वापस इंपॉर्टेंट है कि रासायनिक समीकरण को किस विधि से हल किया जाता है, रासायनिक समीकरण को किस विधि से संतुलित किया जाता है। तो साथियों, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि है हिट एंड ट्रायल विधि, या इसको अनुमान विधि भी कहेंगे। क्या कहेंगे? हिट एंड ट्रायल विधि या अनुमान विधि। ऐसे पूछ ले कि हिट एंड ट्रायल विधि क्या है, तो ये रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की विधि है जिसे अनुमान विधि भी कहा जाता है, ठीक है। एक आपके किताब में इक्वेशन दे रखी है तो देखो अब, ठीक है। 6CO2 होती है और सब जातियों 12H2 होती है। अब देखो यहाँ पे, हालांकि H2O तो ऐसे लिखा जाएगा H2O, लेकिन हमारे यहाँ पे देखो ऐसे लिखा हुआ है, सभी बराबर H20, ठीक है। तो इसके लिए आप बुरा मत मानना, ये थोड़ा कंप्यूटर वाले भाई साहब हमारे नए नए थे तो सही से लिख नहीं पाए, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, ठीक है। अभी मैं आपको अच्छे से यहाँ पे लिख के समझा रहा हूँ। 6CO2 प्लस 12H2O। अब देखो यहाँ पे ये प्रकाश और क्लोरोफिल है ना, ये प्रकाश यहाँ पे उत्प्रेरक का काम कर रहा है। देख लो, किसी भी चीज को तीर के ऊपर कुछ लिखा हुआ है तो ये क्या है? उत्प्रेरक है, ठीक है। तो मैं पूछ लूं कि इस अभिक्रिया में उत्प्रेरक कौन है, तो कौन है? प्रकाश है। क्लोरोफिल की अनुपस्थिति के अंदर जब ये क्रिया होती है ना, तो C6H12O6, C6H12O6 का निर्माण होता है। ये साथियों ग्लूकोज का सूत्र है। किसका सूत्र है? ग्लूकोज का सूत्र है। प्लस 6O2 और H2O बनती है। तो ध्यान रखना कि अभिक्रिया दे दे तो याद कर लेना। अब साथियों, ये रासायनिक अभिक्रिया होती कितने प्रकार की उसकी बात करते हैं। अपन ने भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा कि रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है वो पढ़ी, फिर रासायनिक समीकरण क्या होता है वो पढ़ा, फिर रासायनिक जो समीकरण है इसको लिखते हैं कैसे वो पढ़ा, इसको संतुलित कैसे करते हैं वो पढ़ा। अब वापस से रासायनिक अभिक्रियाओं पर आते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती है, उसकी अपन क्या करेंगे, बात करेंगे। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में पहला प्रकार अपना आता है संयोजन अभिक्रिया। क्या आता है? संयोजन अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में पहला क्या आता है? संयोजन अभिक्रिया। क्या होती है संयोजन अभिक्रिया? साथियों, संयोजन, संयोजन, योजन का मतलब हो गया जुड़ना, सं का मतलब साथ, यानी कि साथ में जुड़ना। जहां भी दो चीजें जुड़ना किसे कहते हैं? कोई दो व्यक्ति है जुड़ के एक बन गए हैं, आज से मेरा दिल तेरे पास, तेरा दिल मेरे पास है, एक जिस्म दो जान, दो जिस्म एक जान, ऐसा कुछ होता कि नहीं होता? मेरे को तो इतना अंदाजा नहीं है। वो वाली कंडीशन हो जाती, दो चीजें जुड़ गई आपस में एक हो गई, इसको कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। क्या हो रही है वहां पे? संयोजन अभिक्रिया हो रही। आप मतलब दो चीजें एक हो गई, जुड़ गई, मतलब यानी कि तीर से पहले तो दो चीजें थी, तीर से पहले तो दो चीजें थी और तीर के बाद क्या बन गई? एक बन गई। मतलब अभिकारक दो थे, दो या दो से अधिक हो सकते हैं, ठीक है ना, कम से कम दो होने चाहिए। अकेला तो किससे जुड़ेगा? कम से कम दो होने चाहिए। तो तीर से पहले अगर कोई दो या दो से ज्यादा चीजें हैं, तीर के बाद एक बन जाती है, उसे क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया। यानी कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में जुड़कर एक ही उत्पाद का निर्माण करते हैं। साथियों सुनना ध्यान से, जब दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़कर एक ही उत्पाद का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं उसे क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे साथियों, इसके दूसरा नाम भी है, संयोजन अभिक्रिया को योगात्मक अभिक्रिया भी कहा जाता है। योग हो रहा है, योगात्मक अभिक्रिया भी कहेंगे, ठीक है। तो संयोजन अभिक्रिया को योगात्मक भी कहा जाता है, संयुग्मन अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुग्मन अभिक्रिया भी इसको कहा जाता है, ठीक है। ये जैसे एक अभिक्रिया लिखी हुई है, देखो इस पे मत जाना, ये थोड़ा गलत हो सकता है साथियों, टाइपिंग वाले हमारे भाई साहब नए नए थे, मैं इसको अलग से लिख के समझा देता हूँ, ठीक है। जैसे ये है CaO, CaO बिना बुझा हुआ क्या है? चूना कहते हैं इसको। इसके अंदर साथियों डाल दिया जल H2O, तो क्या बन जाएगा? CaOH2। और आपके घर पे मकान वकान बनाते हैं
चूना लाते हैं, पहले भाई जमाने में करते थे, अब तो आपने तो ऐसी चीजें नहीं देखी होगी, और देखी होगी तो पता होगा। एक कुंड बनाते हैं, उसमें चूना डालते हैं, फिर उसमें पानी डालते हैं, तो बहुत जोर से धुआं निकलता है, उष्मा निकलती है। क्या निकलती है? उष्मा। सर ये तो फिर दो पदार्थ हो गए, आप तो कह रहे हो एक होना चाहिए, तो दो हो गए, तो पदार्थ तो यही बनाइए, तो उष्मा निकल रही है, तो बाहर चली जाएगी उड़ के, मिलेगी नहीं अपने को वहां पे, ठीक है, तो उड़ जाएगी, ठीक है। तो ये जब अभिक्रिया हो रही है ना साथियों, CaO और H2O, तो यहाँ पे एक अभिकारक तो ये हो गया, दूसरा अभिकारक हो गया, ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं? जुड़ रहे हैं, और जुड़ने के बाद एक ही उत्पाद बना रहे हैं। तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहा जाएगा? संयुग्मन अभिक्रिया कह सकते हैं, योगात्मक अभिक्रिया कहेंगे, या संयोजन अभिक्रिया कहेंगे, तीनों एक ही है, ठीक है, एक ही चीज के तीन नाम है। बताओ, एग्जाम में अगर आपको कोई प्रश्न दे रहे कि निम्न में से कौन सी संयोजन अभिक्रिया आप खोज के ला सकते हो? हाँ सर, ला सकते हैं। तीर से पहले बहुत सारे चीजें होंगी, दो या दो से अधिक चीजें होगी, तीर के बाद एक ही होगी, वो मतलब कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? संयोजन अभिक्रिया हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो अभी इस अभिक्रिया में होता क्या है साथियों, ये जो CaO प्लस H2 है और CaOH2 बना है, ये चीज क्या है? इसकी बात करें तो ये चीज क्या है, इसकी बात करें तो देखो साथियों, ये है CaO, इसको कहा जाता है चूना। क्या कहा जाता है? चूना। और चूने में भी सर ये कैसा चूना कहलाता है? ये कहलाता है बिना बूझा हुआ चूना। बिना बूझा हुआ, बिना बूझा हुआ का मतलब क्या सर? अभी तक ये बूझा नहीं है। अच्छा, किसी भी चीज को बुझाने के लिए आप क्या करते हो? किसी भी चीज को बुझाने के लिए सर पानी डालते हैं। तो पानी नहीं डाला तब तक क्या कहलाएगा? बिना बूझा चूना कहलाएगा। जैसे ही पानी डाल देंगे बूझा हुआ चूना कहलाएगा। बस इतना याद रखो, कंफ्यूजन नहीं होगा। CaO क्या है? बिना बूझा हुआ चूना है, इसमें डाल दिया अपन ने पानी H2O, तो बन जाएगा CaOH2। बिना बूझा हुआ चूना था सर, पानी डाला मतलब क्या हो जाएगा? बूझा हुआ चूना हो जाएगा। CaOH2 से क्या बन जाएगा? बूझा हुआ चूना। और सर ये चूना कहाँ काम आता है? चूने को क्यों बूझाते हैं? तो देखो हमारे तो है घर परिवार में देखा, वो तो वो मकान बनाते तब उसकी नींव रखते हैं ना, पा भरते हैं, उसमें काम आता है, ठीक है। लेकिन इसका एक और उपयोग है, जैसे घर पे अपने कच्चे मकान हुआ करते थे साथियों पहले, आजकल तो नहीं है, ठीक है, कि दीवारों पर मम्मी जी लेप करती थी। जब दिवाली वगैरह कोई त्योहार आता था तो मम्मी जी बाल्टी में चूना लेती, पानी डालती, ऐसे ऐसे मिक्स करके फिर कोई कपड़ा लेके ऐसे ऐसे दीवार के घसती, तो वो दीवार सफेद हो जाती थी, सफेदी की जाती थी। तो साथियों वो सफेदी किससे की जाती थी? वो इसी चूने से की जाती थी। बूझा हुआ चूना क्या काम आता है? ये साथियों सफेदी करने में काम आता है। अच्छा सर, इससे सफेदी करने पर दीवार क्यों चमकती है? तो एक तो ये वाइट तो होता ही है, सफेद अवक्षेप अपने को प्राप्त हो गया। ये जो सफेद चीज है इसका उपयोग क्या किया जाएगा? सफेदी करने में किया जाएगा। अब ये साथियों सफेद होता है, इसका तो फायदा है, दूसरा ही चमकता है। संगमरमर लगा लो और कच्चे मकान की ये चमक अलग ही होती है। क्यों साथियों? देखो संगमरमर का सूत्र क्या होता है पता है? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? संगमरमर का सूत्र होता है। और ये वाला है ना, ये चूना, ये क्या करता है? इसको साथियों देखो, CaOH2, इसको साथियों जैसे ही अपन क्या करेंगे, दीवार के लिपेंगे, तो साथियों इस वायु के अंदर तो बहुत सारी गैसें हैं, है या नहीं है? है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन वगैरह बहुत सारी गैसें हैं इस वायु के अंदर। इस वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना, इसके साथ ये क्रिया कर लेता है। ये OH2 क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कर लेता है। और देखो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनेगा? Ca का क्या रह गया? Ca रह गया है। हाँ, उसके बाद ये CO2, तो ये CO2 तो मैंने लिख दिया, लेकिन यहाँ पे और है एक O, यहाँ पे दो O यहाँ पे आ रहे हैं, देखो दो O मेरे और पीछे रह गए और दो H पीछे रह गए, ठीक है। तो साथियों दो H और एक O मिलकर तो H2O बना लेंगे जल, पीछे एक O रहेगा वो इसके साथ जुड़ जाएगा, मतलब क्या बन जाएगा? CaCO3 बन गया। CaCO3 और जल बन जाएगा, जल बाहर निकल जाएगा, CaCO3 बन गया। ये CaCO3 क्या है? अभी कुछ समय पहले आपको लिखाया, संगमरमर का सूत्र भी CaCO3 होता है। और अपना मम्मी जो दीवार के चूना लेपती हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। इस कारण से ये क्या करता है? संगमरमर की तरह चमकने लगता है। ये चमकता है। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा? देखिए साथियों कि ये OH2 बिना बूझा चूना कहेंगे इसको, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? सफेदी करने में किया जाता है। सफेदी करने में क्यों करते हैं इसका उपयोग? CaOH2 वायु में उपस्थित CO2 के साथ क्रिया करके क्या बनाता है? CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, जो क्या करता है? चमक उत्पन्न करता है। तो ये यहाँ पे क्या रही? रिएक्शन रही, ठीक है। और ये संगमरमर के समान होता है, क्योंकि संगमरमर का सूत्र भी क्या होता है? CaCO3 हो गया। ये तो साथियों क्या हो गया इसका उदाहरण। अच्छा,
और संयोजन अभिक्रियाएं होती है क्या, केवल अपने ये चुनने वाली बात करेंगे, और भी आपकी किताब में जो संयोजन अभिक्रियाओं के उदाहरण दिखा रखे हैं बहुत सारी होती है, आपकी किताब में जो लगा रखे हैं वही अपने को याद रखने। आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए कि कोयले का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है, फिर दे दे विस्थापन है, संयोजन है, क्या बताओगे, संयोजन है। क्यों साथियों, कोयला CO2 को क्या है, ये बनेगी, कोयले को जब जलाएंगे, कार्बन है, इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो CO2 निकल जाएगी, कोयले का क्या हो गया, दहन हो गया, कोयला जल गया। ठीक है, किसी भी चीज को जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। C+O2 साथियों, C1 और O2 दो चीजें थी, दो चीजें बाद में तीर के बाद एक हो गई, जुड़ गई आपस में, कौन सी अभिक्रिया होगी, संयोजन अभिक्रिया होगी। इसी प्रकार जल का निर्माण, साथियों जल का निर्माण 2H2, ठीक है, प्लस O2, दो चीजें हैं, H2 और O2, H2 और O2 दो चीजें हैं। भाई साहब ने यहाँ पे छोटा लिखा, देखो टाइपिंग की थोड़ी मिस्टेक होगी साथियों, क्षमा चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट बार टाइप किया है उन्होंने, ठीक है। हाँ, उन्होंने मुझे पहले ही बोला था कि सर आप मेरे से टाइप तो करवा रहे हो, लेकिन मैं अभी सीख रहा हूँ हिंदी टाइपिंग, हमारे मोहित जी हैं, हम मैं अभी सीख रहा हूँ सर, गलतियां होगी, थोड़ा आप एडजस्ट करना। मैंने कहा कोई बात नहीं, करेंगे, ठीक है। हाँ, तो देखो 2H2 प्लस O2 क्या बन जाएगा, 2H2, ये जल बन गया, दो चीजें थी जुड़ के एक बन गई, कौन सी अभिक्रिया हुई, तो अगर पूछे कि जल का निर्माण कौन सी अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया। देखो उसी प्रकार 2Mg प्लस O2 2Mg बन गया, NH3 और HCl NH4 HCl बन गया, ये क्या है, सारी की सारी अमोनिया का निर्माण, ये सारी की सारी क्या है साथियों, ये सारी की सारी संयोजन अभिक्रिया। अब संयोजन अभिक्रियाओं का एक गुण है, संयोजन अभिक्रियाएं साथियों क्या होती है, उष्मा सेपी अभिक्रियाएं होती है, ये नोट है, ये इसमें बहुत बड़ी बात छिपी हुई है। संयोजन अभिक्रिया सर उष्मा क्षेपी होती है, इसका मतलब क्या, इस उष्मा क्षेपी अभिक्रिया का मतलब है साथियों ऐसी अभिक्रिया जिससे उष्मा निकले, जिससे उष्मा प्राप्त हो। एक तो ऐसी अभिक्रिया होती है जिनको करवाने के लिए उष्मा देनी पड़ती है, उष्मा देंगे तो ही वो अभिक्रिया होगी, वरना होगी नहीं, मतलब वो उष्मा का शोषण करेगी तभी अभिक्रिया होगी। ऐसी अभिक्रिया जिनको करवाने के लिए उष्मा का शोषण किया जाए, में उष्मा का शोषण होता है, उसको तो कहेंगे उष्मा शोषी अभिक्रिया। और ऐसी अभिक्रिया जो होती है ना, तो उष्मा निकलती है बाहर, अपने को उष्मा मिलती है, उसको कहेंगे उष्मा सेपन या उष्मा सेपी अभिक्रिया। जैसे आपने देखा कि यहाँ पे ये बंद रखो, जैसे अपन ने देखा कि CaO है, ये H2O से क्रिया करता है, तो CaOH2 तो बनता ही बनता है, इसके साथ साथ में उष्मा निकलती है, तो उष्मा निकली मतलब इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, उष्मा सेपी अभिक्रिया भी अपन कह सकते हैं। ठीक है, वैसे अपने को पूछे कि कौन सी है, तो संयोजन है, और संयोजन सभी संयोजन क्या होगी, उष्मा सेपी होगी, तो उष्मा सेपी क्रिया में आएगी। ठीक है, तो ये इसकी एक विशेषता होती है। क्या विशेषता होती है साथियों, कि जो संयोजन अभिक्रियाएं होती है वो कैसी होती है, उष्मा सेपी अभिक्रियाएं होती है। ठीक है, देखो परिभाषा बता देता हूँ आपको उष्मा सेपी अभिक्रियाओं की क्या होती है। उष्मा सेपी अभिक्रिया किसे कहा जाता है, वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा भी प्राप्त होती है, ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट बनने के साथ साथ में ऊष्मा भी प्राप्त होती है, ऐसी अभिक्रियाओं को क्या कहा जाएगा, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहा जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे अपन देखते हैं कि प्राकृतिक गैस का दहन साथियों एक प्रकार की ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। अगर आपसे पूछे कि तीन ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाओं के उदाहरण बताइए, तो क्या है, प्राकृतिक गैस का दहन, अपन जो श्वसन लेते हैं इसमें ऊर्जा निकलेगी, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, हाँ, और साग सब्जियां वनस्पति द्रव्य, जो साग है, लकड़ियां, छोटी छोटी सब्जियां हैं, वनस्पतियों के कुछ छोटी छोटी चीजें द्रव्य है, वो जब विघटित होंगे तो उससे भी क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है। जैसे देखिएगा प्राकृतिक गैस का दहन, प्राकृतिक गैस साथ ही होती है CH4, ठीक है, मेथेन, इसको जब 2O2 की उपस्थिति में जलाया गया तो CO2 बनी, 2H2O बना और ऊर्जा निकली। ठीक है, ऊर्जा निकली मतलब क्या है, उष्मा क्षेपी प्रक्रिया, ऊर्जा हो या उष्मा हो एक ही बात है। ठीक है, श्वसन की रिएक्शन रट लेना, श्वसन की रिएक्शन एग्जाम में पूछी जा सकती है, वेरी इंपॉर्टेंट है। C6H12 है ये, और O6 ये है ग्लूकोज, अभी अपन ने पीछे देखा था, C6H12O6 ये ग्लूकोज है। अपन जो भी खाएंगे, मान ला ग्लूकोज बना, ऑक्सीजन से जुड़ा तो 6CO2 बनेगी, 6H2O बनेगी, क्या निकल जाएगी, ऊर्जा निकल जाएगी। इस प्रकार से हमारा क्या हुआ, श्वसन हुआ, तो ये उसमें क्षेपीय अभिक्रिया। और साग सब्जियों या वनस्पति द्रव्य का विघटित होकर कंपोस्ट बनना कैसी अभिक्रिया है, उसमें क्षेपीय अभिक्रिया। उष्मा शोषी किसे कहते हैं, जिस अभिक्रिया में ऊष्मा या ऊर्जा का अवशोषण होता है उसे क्या कहा जाता है, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहा जाता है। पहली अभिक्रिया कंप्लीट हुई आपकी, ये उष्मा शोषी उष्मा शोषी एक अलग से आ गई इसके अंदर, कि भाई संयोजन अभिक्रिया होती है वो उष्मा क्षेपी होती थी, तो अपन ने उसको पढ़ लिया। बाकी अपनी अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ रहे हैं, पहली अभिक्रिया कौन सी पढ़ी, संयोजन अभिक्रिया। क्या थी संयोजन अभिक्रिया, सर दो चीजें, दो या दो से अधिक चीजें आपस में जुड़ के एक बन जाए, कौन सी अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। अब दूसरी है साथियों वियोजन या अपघटन, जस्ट संयोजन का उल्टा। एक तो है संयोजन अभिक्रिया, देखो आराम से, बहुत सिंपल सी है, समझने की बात है। ठीक है, एक तो है संयोजन अभिक्रिया, अगर संयोजन समझ में आ गई तो वियोजन अपने आप समझ में आएगी। दूसरी है वियोजन अभिक्रिया।
संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है सर? संयोजन अभिक्रिया में सर दो या दो से अधिक चीजें जुड़ के क्या बन जाती है? एक बन जाती है। अच्छा, वियोजन का मतलब, संयोजन का मतलब अगर साथियों जुड़ना होता है तो वियोजन का मतलब टूटना होता है। क्या होता है? टूटना। तो इसमें क्या होगा, यहाँ एक चीज होगी, फिर वो टूट कर क्या है, दो या दो से अधिक चीजें बन जाएगी। बस इसका जस्ट उल्टा क्या कहलाएगा? वियोजन कहलाएगा। लेकिन वियोजन कैसे हो रहा है, ये क्यों टूट रही है, ये बहुत मैटर करता है। इसके आधार पर वापस इसके अपन तीन भाग होंगे। अगर हम उष्मा दे रहे हैं और टूट रही है तो उष्मीय वियोजन कहा जाएगा। अगर हम प्रकाश दे रहे हैं और टूट रही है तो प्रकाशीय वियोजन कहा जाएगा। अगर साथियों अपन क्या विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं और टूट रही है, अलग अलग प्रकार है। ठीक है, तो देखो पढ़ लेते हैं। वियोजन का मतलब क्या होता है? वियोजन अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया भी कहा जाता है साथियों, याद रखना। जैसे संयोजन को योगात्मक कहते थे या संयुग्मन कहते थे, वैसे वियोजन को अपघटन अभिक्रिया भी कहा जाता है। ठीक है, तो वियोजन का अर्थ होता है टूटना। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, उसे क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। एक उत्पाद था, वो टूटकर दो या एक विकारक था, वो दो या दो से अधिक उत्पाद बनाए, तो उससे क्या कहेंगे? वियोजन कहेंगे। ठीक है, जैसे देखिएगा, अब वियोजन अलग अलग प्रकार की होती है। तो वियोजन साथियों तीन प्रकार का होता है। एक अगर तापीय वियोजन, क्या कहलाएंगे? तापीय वियोजन। अगर उष्मा देने पर वो पदार्थ, जैसे एक पदार्थ है, उष्मा दी, दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट गया, मतलब वियोजन हुआ। लेकिन वियोजन क्यों, किस कारण हुआ? उष्मा के कारण, तो उष्मीय वियोजन कहेंगे। ठीक है, दूसरा वियोजन है प्रकाशीय वियोजन। अगर प्रकाश देने पर कोई चीज टूट रही है, एक कोई चीज थी, ठीक है, मान लिया, एक एग्जाम्पल है, यहाँ है, कुछ नहीं हुआ ऐसा, ठीक है, वो आगे हो रहा, मैं आपको जैसे बताऊं तो यहाँ कोई एक चीज थी, ठीक है, हाँ, सिल्वर ब्रोमाइड था, एक चीज थी, प्रकाश दिया, टूट के दो बन गई, कैसा वियोजन हो गया? प्रकाशीय वियोजन हो गया। ठीक है, और इसी प्रकार विद्युत धारा, जैसे जल है 2H2, इसमें धारा प्रवाहित की जाए तो जो दो इलेक्ट्रॉन होंगे एनोड और कैथोड, एक पे H2 और एक पे O2 आ जाती, दो बन जाते हैं, तो ये कैसा हो गया? विद्युत अपघटन। क्यों? इसमें इलेक्ट्रिक के तार डाले, विद्युत धारा प्रवाहित की, तो अविचन हो गया विद्युत अपघटन। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। विद्युत धारा प्रवाहित करो, देखो इसको अच्छे समझो। वियोजन अभिक्रिया का मतलब टूटना। सर क्या टूटेगा? एक उत्पाद होगा, टूट के दो या दो से अधिक अभिकारक बना लेगा। ठीक है सर, कितने प्रकार का हो सकता है वियोजन? तीन प्रकार का। अगर उष्मा देने पर टूट रही है तो तापीय वियोजन कहेंगे। प्रकाश देने पर अभिकारक टूट के दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है तो प्रकाशीय वियोजन। और धारा प्रवाहित करने पर, इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करने पर टूटे तो विद्युत वियोजन कहेंगे। ठीक है, एक एक को अपन अभी पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। ठीक है, बहुत अच्छे प्रकार से पढ़ेंगे, सारा पार्ट एक ही क्लास में क्लियर करेंगे, आप चिंता मत कीजिए अच्छे प्रकार से। ठीक है, देखो वैसे लिख लिख के पढ़ाते हैं तो काफी टाइम लग जाता है। ठीक है, क्योंकि अपन ने पीछे देखा भी था एक बार एक्सपीरियंस करके, लेकिन कामयाब नहीं हुए क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। एक पार्ट को तीन तीन चार चार दिन लग जाएंगे। अगर लिखा हुआ है बस समझाने का काम रहेगा। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मैं भेज दूंगा। हमारा तैयारी कर लो स्कूल नाम से टेलीग्राम चैनल है, तैयारी कर लो स्कूल नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करना, वहाँ पे ये पीडीएफ आ जाएगी। बस यहाँ पे आपने अच्छे से समझ लिया, एक बार वापस पीडीएफ को पढ़ लेना, सारा याद। ठीक है, पूरा पार्ट आपको याद हो जाएगा। फिर कुछ एक्सपेरिमेंट और जो किताब के पीछे के पर्सन है वही आपको पढ़ने, और कुछ नहीं पढ़ना, कॉपी में से। तो 12 बज गए साथियों, अब तो नींद आने लगी है? 12 बजे, अब नींद आ रही भाई। चलिए, तो भी आराम से इसको पूरा तो कराएंगे। ठीक है, नींद आ रही तो सोएंगे थोड़ी। नींद तो आपको भी आ रही होगी, लेकिन एग्जाम में आप पढ़ रहे हो, तैयारी कर रहे हो, बहुत बहुत अच्छी बात। ठीक है, अच्छे नंबर आएंगे आपके भी। पहला पढ़ते हैं, तापीय या उष्मीय वियोजन। क्या होता है तापीय उष्मीय वियोजन? अगर उष्मा देने पर होने वाली जो वियोजन अभिक्रिया है, उष्मा देने पर वियोजन अभिक्रिया होती है, तो उसको क्या कहेंगे? उष्मीय वियोजन। जैसे साथियों, फेरस सल्फेट था, FeSO4 था, क्या था? फेरस सल्फेट था। ये साथियों किसी भी तीर के ऊपर ऐसा लिखा हुआ है ना, मतलब उष्मा दी जा रही है, ताप दिया जा रहा है, इसका मतलब होता है हीट, गर्म किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? गर्म किया जा रहा है, ताप दिया जा रहा है, उष्मा दी जा रही है। ठीक है ना, तो इसको ये यहाँ पे देखो ऐसा क्या हुआ, मतलब उष्मा दी गई, ये उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर रही है यहाँ पे उष्मा। ठीक है, तो ये साथियों देखो एक ही था 2 FeSO पर, अब टूट के अलग अलग बन गया, Fe2 और SO3 अलग हो गए। ठीक है, और 3 पीछे रहा, SO2 और SO3 क्या हो गए? अलग हो गए। चीज तो एक थी, लेकिन उष्मा देने की वजह से तीन बन गई, मतलब क्या हो गया? वियोजन हो गया, अपघटन हो गया। जैसे इसको कहते हैं फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट था, अब ये पूछा जाता है, ये लाइन याद रख लो कि फेरस सल्फेट को जब उष्मा दी जाती है तो ये फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट जाता है। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? दैट्स, ये वियोजन अभिक्रिया है। वियोजन में भी कौन सी?
उष्मीय वियोजन। क्लियर है? हाँ, देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि ApSO4 को गर्म करने पर 7H2O क्रिस्टल जल त्याग देता है, वो क्रिस्टल का क्या हो जाता है, रंग बदल जाता है। इसी प्रकार सर एक और वियोजन अभिक्रिया, साथियों चूने का पत्थर CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, जिसके अपने संगमरमर का सूत्र यही है, उसकी बात की थी। इसको साथियों जब गर्म किया जाता है ना चूने के पत्थर को, चूना प्राप्त होता है, कैल्शियम जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकल जाती है। चूने के पत्थर को जब गर्म करेंगे तो प्योर चूना वो मिल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाएगी, ये CaO प्राप्त होता है। इसको अपन बिना बुझा चूना कहते हैं, और CO2 है। ऐसा सर इस कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करके जो चूना बनाया जाता है, इस चूने का क्या काम होता है, चूने से सीमेंट बनता है, सीमेंट के निर्माण के अंदर चूना उपयोग में लिया जाता है। ठीक है सर, इसी चूने से तो सफेदी होती थी। हाँ, ये बिना बुझा चूना, इससे सफेदी नहीं होती, इसमें पानी डालते हैं तब बुझा हुआ चूना बनता CaOH2, उससे सफेदी करते हैं। ठीक है ना, ये तो अभी सिर्फ चूना है, इसमें पानी डालोगे तो CaOH2 बनेगा, उससे आप सफेदी करोगे, लेकिन इसमें पानी है क्या, नहीं, CaO है, तो इसका उपयोग सीमेंट निर्माण में किया जाता है। ठीक है, ये वियोजना अभिक्रिया हो गई। उसके बाद एक तीसरी अभिक्रिया और है, लेड नाइट्रेट है। साथियों आपके सिलेबस में किताब में जो जो अभिक्रिया लिखी हुई है वो सारी बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि पीछे नहीं रहे कोई। बाकी एक अभिक्रिया से आप तो समझ के, उदाहरण से तो एक चीज समझ के, लेकिन सिलेबस के अंदर है तो पढ़ लेते हैं। 2PbNO32, ये लेड नाइट्रेट होता है। एक चीज है साथियों, एक चीज है, इसमें दिया गया ताप, कितनी चीजें बन गई, 3 बन गई। लेड ऑक्साइड बन गया 2PbO, और NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कहते हैं इसको, ये बन गई, और O2 ऑक्सीजन और बन गई आपकी। ठीक है, ये क्या हो गया, ये वियोजन हो गया। किसके कारण हुआ, ताप के कारण। तो ये कैसी अभिक्रिया है, वियोजन में भी ये तापीय वियोजन या उष्मीय वियोजन है। क्या है, तापीय वियोजन या उष्मीय वियोजन। तो क्या कहा जाएगा, तापीय वियोजन या उष्मीय वियोजन। ठीक है, अब देखिए, ये तो था तापीय या उष्मीय वियोजन, अब है विद्युत वियोजन। विद्युत वियोजन कहो या विद्युत अपघटन कहो, ठीक है। तो दूसरा है विद्युत वियोजन या विद्युत अपघटन। आपकी किताब में चित्र बना हुआ है, बीकर वाला चित्र, देखना, विद्युत अपघटन हेडिंग देखना, उसमें बीकर वाला चित्र बना हुआ, मेरे पास किताब नहीं, बाकी बता था। उसके अंदर साथियों क्या गया, एक बीकर लिया गया, उसके अंदर यहाँ पे क्या है, अच्छे प्रकार से घोल वोल दिया गया है पानी का वगैरह। ठीक है, और इधर 2 तार हैं, इससे एक से प्लस का तार जोड़ा गया, एक से माइनस का। 6 वोल्ट की क्या ली गई, 6 वोल्ट की बैटरी ली गई है, तार जोड़ा गया, फिर कुछ H2SO4 की बूंदें डाली जाती है, तो जल साथियों टूट जाता है। जल क्या कर जाता है, टूट जाता है। ठीक है, हाँ, तो क्या है, H2 गैस भी आ जाती है, और O2 गैस है वो अलग अलग इलेक्ट्रोडों पर क्या हो जाती है, जमा हो जाती है। ठीक है, इसको कहते हैं विद्युत अपघटन। ठीक है, विद्युत धारा डाली, इससे अपघटन हो गया। जैसे H2O पूरा एक प्रोडक्ट था, विद्युत धारा डाली, 2H2 और O2 बन गए, 2 बन गए, अपघटन हो गया। लेकिन अपघटन हुआ तो वियोजन कहेंगे। अच्छा, यहाँ अपघटन अभिक्रिया कहेंगे। किस कारण हुआ अपघटन, विद्युत धारा के कारण, तो क्या कहेंगे, विद्युत अपघटन। ठीक है, उसी प्रकार NaCl होता है साथियों, नमक होता है, नमक। ये भाई साहब ने गलत लिखा तो इसका आप चिंता मत करना, NaCl। इसके अंदर साथियों जब धारा प्रवाहित की जाती है ना, तो Na और Cl बन जाता है। ठीक है, Na प्लस और Ca माइनस क्या है, आयन बन जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार एक चीज थी, धारा प्रवाहित की, 2 बन गई। ठीक है, तो ये क्या हुआ, अपघटन हुआ। किसके कारण हुआ, विद्युत के कारण, तो क्या कहेंगे, विद्युत अपघटन। ठीक है, दूसरा हो गया साथियों। तीसरा होता है प्रकाश दिया अपन ने, प्रकाश देने के कारण उसका वियोजन हो गया, तो ऐसे वियोजन को कहते हैं अपन प्रकाशीय वियोजन। क्या कहते हैं, प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन के अंदर सबसे बेस्ट एग्जांपल आता है सिल्वर ब्रोमाइड का। साथियों सिल्वर ब्रोमाइड 2AgBr होता है। ठीक है, इसको सिल्वर ब्रोमाइड कहा जाता है। इसका उपयोग होता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होती है ना, उसमें AgBr डाला जाता है स्याही के अंदर। ठीक है, तो श्याम श्वेत प्रश्न ऐसा पूछा जा सकता है, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किसका उपयोग किया जाता है, किसका करेंगे, 2AgBr सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाएगा। AgBr वैसे 2 का कोई ऐसा जरूर नहीं, AgBr लिखिए। ठीक है, यहाँ सिल्वर ब्रोमाइड का किया जाता है। ठीक है, इसमें सब जब साथियों 2AgBr है, इसके अंदर प्रकाश डाला जाता है तो ये टूट जाता है, Ag और Br अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, 2Ag और Br2 बन जाता है। मतलब क्या हो गया, एक चीज थी, एक चीज थी सर, प्रकाश डाला, 2 बन गई, 2 बन गई सर। किसकी वजह से, प्रकाश की वजह से। तो क्या हुआ, अपघटन हुआ, लेकिन प्रकाश की वजह से हुआ, तो प्रकाशीय अपघटन या प्रकाशीय वियोजन कहेंगे। ठीक है, एक सवाल आपके लिए साथियों यहाँ पे है, ये जो बीकर वाला चित्र है ना, इस पे एनोड पे कौन सी गैस आ रही है और कैथोड पे कौन सी गैस आ रही है, ये आपका होमवर्क है, ये आपको आज पता करोगे हैं। ठीक है, एनोड पे कौन सी गैस आती है जब विद्युत अपघटन होता है जल का, तो एनोड पे कौन सी गैस आती है, कैथोड पे कौन सी गैस आती है, ये आज आपका होमवर्क है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन प्रकाशीय वियोजन के अंदर। दूसरा साथियों सिल्वर क्लोराइड AgCl, ये भी काम का है। श्वेत, इसका रंग श्वेत रंग दूसर हो जाता है। ठीक है, पहले ये श्वेत रंग का होता है, ये जो है AgCl होता है व्हाइट रंग का। जैसे ही साथियों इस पे सूर्य डाला जाता है, ठीक है,
जैसे इसके अंदर क्या किया जाएगा, सूर्य का प्रकाश डाला जाएगा, तो इसका श्वेत रंग है वो तो धूसर बन जाएगा, श्वेत रंग फीका हो जाएगा, धूसर बन जाएगा, ठीक है। और ये टूट जाएगा, ठीक है, दो टुकड़े हो जाएंगे, 2Ag और Cl2। एक चीज थी, सूर्य का प्रकाश डाला, दो हो गई, अपघटन हो गया, किसकी वजह से, सूर्य के प्रकाश की वजह से, क्या कहलाएगा, प्रकाशीय अपघटन या प्रकाशीय वियोजन। बताओ साथियों, क्लियर हुआ। अब आपको कोई भी रिएक्शन दी जाए, अभिक्रिया दी जाए, पूछा जाए कि ये किस प्रकार का वियोजन है, या वियोजन है या संयोजन है, तो आप बता सकते, दोनों में कोई डाउट ही नहीं था। क्या सर, था ही क्या परिभाषा, संयोजन का मतलब था दो चीजें जुड़ के एक हो जाए, संयोजन, उसके कोई प्रकार नहीं, बात खत्म। अच्छा, वियोजन में एक चीज है, जुड़ गए तो कोई मैटर नहीं करता क्यों जुड़े, टूटा है तो क्यों टूटा, बहुत जरूरी है, टूट कैसे गया बंदा, ठीक है। एक चीज थी, टूट के दो या दो से अधिक हो गए, वियोजन कहलाएगा। वियोजन किस वजह से टूटा, उसके आधार पर तीन प्रकार का होता, प्रकाश डालने से टूटा, प्रकाशीय वियोजन, विद्युत धारा प्रवाहित करने से टूटा, विद्युत अपघटन, ठीक है, और उष्मा देने से टूटा, ताप देने से टूटा तो तापीय वियोजन, ठीक है। तो ये आपको पता चल जाएगा। अब परिभाषा आपको लिखा दी है, रिएक्शंस लिखा दी। अब अगली हमारी तीसरी प्रकार की अभिक्रिया होती है विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया होती है, तीसरी प्रकार की हमारी अभिक्रिया आती है जिसका नाम है विस्थापन अभिक्रिया। अच्छा सर, विस्थापन अभिक्रिया के अंदर क्या होता है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपस्थित एक परमाणु या परमाणु समूह, एक केवल एक परमाणु हो सकता है या पूरा परमाणु ग्रुप होगा, ठीक है, वो साथियों दूसरे अभिकारक का जो परमाणु या परमाणु समूह है उससे विस्थापित हो जाता है, इससे क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। सर कैसे विस्थापित हो गया, देखो एक अभिक्रिया लिखी हुई है, CuSO4 है, Fe है, ये दोनों आपस में जुड़ रहे थे, लेकिन Fe ने कहा मैं तेरे से ज्यादा ताकतवर हूं, मेरी बॉडी तेरे से ज्यादा है, तो इसने कहा तो मैं क्या करूं, तो मैं तेरे को विस्थापित कर दूंगा। इस SO4 के साथ इसने कहा मैं जुड़ूंगा, तू नहीं जुड़ सकता। इसने कहा, Fe ने कहा CuSO4 को कि तू SO4 के साथ क्या कर रहा है, Cu ने कहा मैं तो बैठा हूं। तू क्यों बैठा के, तो तू क्या करेगा, तो मैं तेरे एक थप्पड़ मारूंगा, तू यहाँ से भाग जाएगा, इसके साथ मैं जुड़ूंगा। इसने कहा मार के दिखा, तो कि चलो हुई रिएक्शन, Fe पहले अकेला था, अब Fe SO4 के साथ जुड़ गया, देख लो, ठीक है, इसने इसको हटा दिया, वहां से हटा दिया। Cu पहले किसके साथ था, SO4 के साथ, Cu बेचारा अकेला हो गया क्योंकि SO4 तो किसके साथ जुड़ गई, Fe के साथ जुड़ गई। बेवफा है ये, है या नहीं है, बताओ आप, पहले किसी के साथ जुड़ी, फिर किसी के साथ जुड़ी, क्यों जुड़ी, ऐसा क्यों हुआ, इसके पास क्या है, पैसे ज्यादा है, समझ गए होंगे आप, ठीक है, इसके पास क्या, ताकत ज्यादा, इस वजह से ये इसके साथ आ गई, ठीक है। तो ये विस्थापन हुआ ना, एक है ना वो दूसरे को अपने पास जोड़ लेता है और दूसरे से हटा देता है, ऐसी विक्रिया। जहां भी कोई चीज पहले अकेली थी, रिएक्शन होते ही उसके साथ कुछ और जुड़ गया, और पीछे वाला जिसके साथ कुछ जुड़ा हुआ था, रिएक्शन होते ही उससे हट गया, विस्थापन हो गया, एक दूसरे ने अदला बदली कर ली, है, उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे विस्थापन अभिक्रिया। बताओ बात क्लियर हुई या नहीं हुई, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, देखो है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में कम क्रियाशील तत्व अधिक क्रियाशील तत्व, कम क्रियाशील तत्व को अधिक क्रियाशील तत्व क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। यहाँ देखो सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है, क्या होता है जब CuSO4 की क्रिया Fe के साथ करवाई जाती है, तो लिखना है कि जब CuSO4 की क्रिया Fe के साथ करवाई जाती है, Fe है वो अधिक क्रियाशील है, इसके कारण वो अपने से कम क्रियाशील Cu को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, और Fe है वो SO4 के साथ जुड़ जाता है। इसने सर इसको क्यों विस्थापित किया, ये यहाँ से हटा क्यों, क्योंकि ये कमजोर था, ये कम क्रियाशील था, और ये अधिक क्रियाशील है, इसलिए इसने इसको हटा दिया, ठीक है। यहाँ से सवाल भी बनता, देखो कॉपर सल्फेट में लोहे की कील डुबोने पर विलयन का रंग क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। ये सवाल आया हुआ आपके एग्जाम में, ठीक है, कि कॉपर सल्फेट है, इस कॉपर सल्फेट के अंदर लोहे की कील डुबोई जाती है, ये कॉपर सल्फेट है, इसमें ये लोहा डुबोया गया, तो पहले इसका कलर नीला था, अब इसका कलर हरा हो जाएगा, ऐसा क्यों होता है, क्यों होता है आपको पता है, ये अधिक क्रियाशील है, इसलिए इसके साथ जुड़ गया, इसको हटा दिया, इसने अपना कलर बना लिया, बस। तो कैसे लिखेंगे इसको, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डुबाने पर इसका रंग परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि कॉपर सल्फेट की तुलना में लोहा ज्यादा क्रियाशील होता है, तो लोहा कॉपर सल्फेट से कॉपर को हटाकर विस्थापित कर देता है और फेरस सल्फेट का निर्माण हो जाता है। ये यहाँ पे फेरस सल्फेट बन गया, ठीक है, जिससे कॉपर सल्फेट का जो नीला रंग है वो मलिन या हरा हो जाता है, और लोहे की कील का जो रंग है वो कैसा हो जाएगा, भूरा हो जाएगा, ठीक है। कॉपर सल्फेट था ना, इसका इसका रंग तो अब यहाँ पे नीला था, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, मलिन या हरा हो जाएगा, ठीक है। और ये Fe था ना, इस लोहे का कॉपर इस SO4 के साथ जुड़ते इसका रंग कैसा हो जाएगा, इसका रंग है वो भूरा हो जाएगा, ठीक है। बताओ इतनी बात क्लियर है, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये विस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है, एक दूसरे को क्या करते हैं, चेंज करते हैं, इसको क्या कहेंगे, विस्थापन। लेकिन साथियों ये तो एक एक चेंज कर रहे हैं, देखो Zn प्लस CuSO4 था,
फिर से पहले Zn अकेला है और Cu किसके साथ जुड़ा है, SO4 के साथ जुड़ा। लेकिन Zn ने कहा बेटा Cu मैं तेरे से ज्यादा क्रियाशील हूं, तू मेरे से कम क्रियाशील है, तो मैं जुड़ूंगा SO4 के साथ। तो CuSO4 था, इसको इसने तोड़ दिया। Zn देखो अब आगे है ना, Zn यहाँ अकेला था, यहाँ Zn के साथ SO4 जुड़ गई, क्यों, क्योंकि ये अधिक क्रियाशील है। यहाँ पे CuSO4 के साथ जुड़ा था, रिएक्शन होता ही Cu अकेला हो गया, क्योंकि क्या है, कम क्रियाशील है। ठीक है, तो अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को क्या करता है, विस्थापित करता है। ठीक है, ये लेड था और ये कॉपर क्लोराइड था। यहाँ लेड अकेला है, यहाँ लेड क्लोरीन के साथ जुड़ गया तो लेड क्लोराइड बन गया, और कॉपर क्या है, अकेला हो गया, विस्थापन हो गया। ठीक है, तो देखो एक का विस्थापन हो रहा है। इन दोनों अभिक्रियाओं में तुलना करते हैं अपन। ठीक है, ध्यान रखना, इन दोनों अभिक्रियाओं में अपन तुलना करते हैं। जैसे Zn प्लस CuSO4, ZnSO4 प्लस, देखो इसके अंदर तो क्या हो रहा है, ध्यान से देखना, ये तो सिर्फ विस्थापन है। विस्थापन में एक और होती है द्विविस्थापन। द्विविस्थापन में दो चेंज होंगे, वो देखने, एक कैसे चेंज होता है, दो कैसे चेंज होता है, ये जानना सीखना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे Zn था अकेला, यहाँ पे SO4 के साथ जुड़ गया। ठीक है, मतलब इसको आप ऐसे देखो कि यहाँ पे क्या है, CuSO4 के साथ था, यहाँ पे Cu क्या हो गया, अकेला हो गया। और यहाँ पे क्या है, Zn अकेला था, यहाँ पे Zn के साथ कौन आ गई, SO4 आ गई। मतलब पलटी किसने मारी, दोनों ने पलटी मारी कि एक ने मारी, सर एक ने पलटी मारी। किसने पलटी मारी, सर बस यहाँ तो एक चीज का प्रभाव हो रहा है, एक चीज हुई है। क्यों, पहले SO4, ये सारा खेल SO4 पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, मैं SO4 को ढक दूं तो दोनों एक जैसे हैं, Zn भी अकेला Cu भी अकेला। तो पहले SO4 है वो CuSO4 के साथ जुड़ी हुई थी, अब SO4 Zn के साथ जुड़ गई, मतलब SO4 का क्या हो गया, विस्थापन हो गया। ठीक है, मतलब विस्थापन तो हालांकि Zn और Cu का हो रहा है, लेकिन अपने देखने में क्या आ रहा है, SO4 आ रहा है। ठीक है, बाकी यहाँ पे Cu का विस्थापन हो रहा है, लेकिन पहले SO4 Cu के साथ थी, अब Zn के साथ आ गई, मतलब SO4 की स्थिति बदल गई, बदल गई। एक चीज बदली, एक चीज बदली, इसकी स्थिति बदल गई। ठीक है, तो इसको तो कहेंगे अपन नॉर्मल विस्थापन। लेकिन इसमें आप देखो साथियों, इसमें आप देखो, मैं यहाँ पे एक चीज और लिख रहा हूं, उसको आप देखो। ठीक है, HCl प्लस NaOH बराबर बनता है NaCl प्लस H2। इसमें कितनी चीजें बदल रही है, देखना ध्यान से, आप देखो। ठीक है, यहाँ पे HCl है, ये साथियों आपस के अंदर क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ये H है वो अकेला होके यहाँ चला गया, ये Cl है ये इसके साथ चली गई, ये Na यहाँ है, ये OH है वो इसके साथ चला गया, सारे आपस में बदल गए, सारे आपस में बदल गए। ठीक है, यूं नहीं कि ये है इसके साथ H था, ये Cl अकेली इधर चली गई, बाकी कुछ नहीं होता तो एक विस्थापन हो जाती। लेकिन देखो इसके साथ देखो, ये भी इसके साथ से अलग होके कहीं और जा रही है, और ये OH भी इसके साथ से अलग होके कहीं और जा रहा है, दो चीजें चेंज हो रही है। इसमें सिर्फ SO4 के साथ इधर उधर मामला हो रहा था, लेकिन इसके साथ तो Cl भी हो रहा है और OH भी हो रहा है, दो चीजें चेंज हो रही है, इसको कहेंगे द्विविस्थापन। ठीक है, तो वह अभिक्रिया जिसमें उत्पादकों का निर्माण दो यौगिकों के मध्य आदान प्रदान होने से होता है, दो यौगिकों के मध्य जब आयनों का आदान प्रदान होता है, वह अभिक्रिया जिसमें उत्पादकों का निर्माण दो यौगिकों के मध्य आयनों के आदान प्रदान से होता है, उसे क्या कहेंगे, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। HCl प्लस NaOH था, NaOH प्लस H2 बन गया, ये उदासीनीकरण अभिक्रिया है। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, अपन अम्ल और क्षार अपना अगला टॉपिक आएगा उसमें पढ़ेंगे कि जब अम्ल और क्षार मिलकर क्रिया करते हैं तो लवण और जल बनता है, इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे याद कर लो, उदासीनीकरण अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। उदासीनीकरण अभिक्रिया आगे पढ़ेंगे तब वापस पूछूंगा कि बताओ टाबरों, उदासीनीकरण अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया है, तो आपको बताना है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया हमने पिछले पार्ट में पढ़ा है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया, द्विविस्थापन। जैसे ये सोडियम सल्फेट है, Na2SO4 है, इधर बेरियम क्लोराइड है BaCl2, इधर साथियों सारा मामला ही चेंज हो गया। यहाँ से सवाल आता है, ध्यान रखना, मैं इसको भी विस्तार से लिखाऊंगा। ठीक है, यहाँ Na के साथ SO4 थी, इधर SO4 Ba के साथ आ गई, बस इतना ही होता तो ये वाला हो जाता कि एक SO4 ही चेंज हुई। लेकिन यहाँ Ba के साथ Cl2 थी, यहाँ क्या है, Na के साथ Cl आ गई। ठीक है, मतलब दोनों स्थिति चेंज हो गई, इसको क्या कहेंगे, द्विविस्थापन कहेंगे। ठीक है, तो देखो इसकी ये अभिक्रिया क्या है, इसमें क्या प्रश्न पूछा जाता है, जब सोडियम सल्फेट की क्रिया बेरियम क्लोराइड से कराई जाती है तो क्या होता है, बेरियम सल्फेट बनता है, जो एक श्वेत रंग का अवक्षेप होता है, जो जल में अविलेय होता है। तो सवाल क्या पूछेंगे, पता है आपको क्या पूछेंगे, जब सोडियम सल्फेट की क्रिया बेरियम क्लोराइड से कराई जाती है तो एक श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है जिसका नाम है, क्या नाम है, बेरियम सल्फेट, BaSO4, याद रखना साथियों। ठीक है, आगे देखिएगा।
आगे तो ये देखिए यहाँ पे इस अभिक्रिया को लिखा हुआ है। इस अभिक्रिया से बेरियम सल्फेट के श्वेत रंग का अवक्षेप का निर्माण होता है। जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण, देखो इस एक नई चीज और मिल गई, इस अभिक्रिया में एक अवक्षेप बन रहा है और ऐसी अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप बने उस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में अवक्षेप बन गया तो उसी प्रकार क्या है, वह अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है क्या कहलाती है? अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो इस अभिक्रिया में बेरियम सल्फेट का अपना श्वेत रंग का अवक्षेप प्राप्त हो गया, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण हो उसे क्या कहेंगे? अवक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे। ये साथियों आपके रासायनिक अभिक्रियाओं के क्या थे? प्रकार थे। बताओ बहुत सिंपल से थे या नहीं थे? एक बार मैं फिर से लिख रहा हूँ, देखो बहुत इजी है, डरना नहीं है, समझना, आगे बढ़ो, मुश्किलों का सामना करो, डरना नहीं है, करेंगे तो करेंगे। ठीक है, यूं डर के काम थोड़ी आएगा। ठीक है ना, देखो अभी टाइम दिखाता हूं मैं आपको यार, ऐसे थोड़ी मानते आप। ये देखिए ब्लैक से करने दो मेरे को, आपको दिखेगा। पीले से करूं क्या? हाँ, ये देखिए अब आपको टाइम दिख रहा है यहाँ पे 00:24 हो रही है, रात के 12:12 हो गए, 24 मिनट हो गए। ठीक है, लेकिन अभी अपन और आधा घंटा पढ़ेंगे, पूरा पार्ट नहीं हो जाता तब तो नहीं छोड़ेंगे। एग्जाम मेरे है क्या? नहीं है, आपको तो मेरे से भी ज्यादा पढ़ना होगा साथियों। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि भाई एग्जाम से पहले आपका सिलेबस अच्छे प्रकार से कवर कर दूं। ठीक है, मुझे पहले अच्छा होता कि आप इतने अच्छे पढ़ेंगे तो मैं कब का शुरू कर देता। ठीक है, लेकिन अभी पूरा करेंगे तो अच्छे प्रकार से देखो, डरो मत। ठीक है, सामना करो, जो चीजें है उसका सामना करो। देखो क्या पढ़ा, अभिक्रियाओं के प्रकार में आपके ब्रेक लग गए होंगे। इससे पहले तो आपने क्या है, इससे पहले तो आप अच्छे प्रकार से पढ़ रहे होंगे या समझ में भी आ गया होगा। अभिक्रिया के प्रकार से डरो मत। क्यों नहीं, क्यों डरे सर? देखो सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। एक तो होती है संयोजन अभिक्रिया, मैं यहाँ सारा भी बोल दूंगा, चिंता मत करो। संयोजन अभिक्रिया, दूसरी होती है वियोजन अभिक्रिया, तीसरी होती है विस्थापन अभिक्रिया और चौथी होती है अवक्षेप अभिक्रिया, अवक्षेपण। हालांकि ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका भाग भी भले ही मत मानो आप। ठीक है, अवक्षेपण में तो सिर्फ इतना ही है कि जिस अभिक्रिया में अवक्षेप बनता है उसको क्या कहेंगे? अवक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे, बात खत्म। ठीक है, इसके बाद रही 3, विस्थापन। अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। एक परमाणु या एक परमाणु समूह का दूसरे परमाणु या दूसरे परमाणु समूह के साथ विस्थापन होता है, क्या कहलाती है? अदला बदली को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, एक चीज हो रही है चेंज, ये तो क्या होगा? विस्थापन ही है। लेकिन अगर दो चीजें चेंज हो रही है, दो आयनों का परस्पर क्या हो रहा है? दो आयनों का परस्पर आदान प्रदान हो रहा है यौगिक के निर्माण में, कौन सी अभिक्रिया होगी? द्विविस्थापन। बस इसकी भी बात क्या हो गई? खत्म हो गई। ठीक है, उसके बाद देखो वियोजन। वियोजन का मतलब होता है टूटना। टूटेगा कौन? अभिकारक टूटेगा। अकेला होगा तब टूट के ज्यादा बनाएगा, तो एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, उसको क्या कहेंगे? वियोजन कहेंगे। ये साथियों 3 प्रकार की होती है। अगर वो उत्पाद ताप देने पर टूट रहा है तो उष्मीय वियोजन कहेंगे। अगर वो प्रकाश डालने पर टूट रहा है तो प्रकाशीय वियोजन कहेंगे। और अगर उसमें धारा प्रवाहित करने पर वो टूट रहा है तो विद्युत अपघटन कहेंगे। क्या कहेंगे? विद्युत अपघटन। लो ये वियोजन भी हो गई क्लियर। ठीक है, ऐसे ग्राफ बना के समझो। थ्योरी से डर लगता है तो ऐसे आंकड़े सेट करो, ये क्या होती है विचार करो, शब्द लिखो फिर विचार करो, आपको इसका कितना याद है। ठीक है, संयोजन, जुड़ना। जब दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़ के एक पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? संयोजन। ये लो अभिक्रियाओं के प्रकार खत्म, बहुत सिंपल है साथियों। ठीक है, डरना नहीं है। अब पानी पी लेते हैं और आगे बात करते हैं अपन उपचयन और अपचयन क्या होता है उसकी बात करते हैं। ठीक है, अगली हेडिंग हमारी आपके सिलेबस की है उपचयन और अपचयन की। ठीक है, हाँ, अरे उपचयन और अपचयन की क्या है? उपचयन और अपचयन की क्या होता है? उपचयन और अपचयन, तो ये इसमें अंतर है सीधा, अभी अपन इसकी बात करेंगे। ठीक है, दो चीज है उपचयन और अपचयन। पानी पी लेते हैं एक बार फिर बात करते हैं आगे की, नहीं तो नींद आ जाएगी है। देखिए उपचयन, उपचयन का मतलब होता है किसी भी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो उसको उपचयन कहेंगे। उसका क्या हुआ है? उपचयन हुआ। देखो ध्यान से समझ, शब्दों पे अपने को बाद में जाना, पहले इमोशन पे जाना वल्ली भाई। ठीक है, अगर किसी भी चीज के साथ अभिक्रिया से पहले उसके साथ ऑक्सीजन नहीं थी लेकिन अभिक्रिया के बाद उसके पास ऑक्सीजन आ गई तो उसको कहेंगे उपचयन हुआ है। क्या हुआ है? उपचयन हुआ है। इसी प्रकार किसी पदार्थ में पहले तो ऑक्सीजन थी, तीर से इस साइड तो ऑक्सीजन थी लेकिन तीर के बाद ऑक्सीजन गायब हो गई, उसका क्या हुआ? अपचयन हुआ। आगे जैसे ये देखो, ये लिखा हुआ है Cu प्लस O2 बराबर 2CO बन रहा है। ठीक है, Cu प्लस O2 क्या बन रहा है? 2C
उसी ओह और है, हाँ ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ गया, ठीक है। देखो अब क्या हो गया, कॉपर अकेला है, अकेला, इधर प्लस का चिन्ह आ गया, तो अब ये दूसरी चीज है, ये कॉपर अकेला है, अकेला है, यहाँ अकेला है। अभिक्रिया के बाद सर अकेला नहीं है, इसके साथ क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ गया। तो कॉपर के साथ अभिक्रिया के बाद ऑक्सीजन जुड़ गया, और ऑक्सीजन का जुड़ना कहलाता है उपचयन। क्या कहलाता है, उपचयन। तो इस अभिक्रिया में कॉपर का क्या हो गया, उपचयन हो गया। बताओ, कॉपर का उपचयन हो गया, क्या हो गया साथियों, कॉपर का क्या हो गया, उपचयन हो गया, ठीक है। कॉपर पहले भूरा रंग का था, फिर कैसा हो गया, ऑक्सीजन जुड़ते ही काले रंग का हो गया, ठीक है। तो ऐसे, तो देखो इसको देखते हैं अपन। बस मुख्य ये ऑक्सीजन से पता चल जाएगा, चिंता मत करनी। ज्यादा ज्यादा ऑक्सीजन से नहीं पता चल गया तो हाइड्रोजन से पता चल गया। क्या, कि हाइड्रोजन का ह्रास होता है। अगर किसी चीज के अंदर, किसी अभिक्रिया में तीर से पहले तो हाइड्रोजन था, लेकिन तीर के बाद हाइड्रोजन नहीं है उसके साथ, मतलब उसका क्या हुआ, उपचयन हुआ। और कोई ऐसी अभिक्रिया जिसमें तीर से पहले तो हाइड्रोजन नहीं था, लेकिन तीर के बाद हाइड्रोजन आ गया, मतलब उसका क्या हुआ, बताइए, अपचयन, ठीक है। क्या है एक बार फिर से देखो, बस इन दो चीजों से पता चल जाएगा, बाकी सिर्फ याद करके कॉपी में लिखने के लिए, बाकी पहचानना दो चीजों से। क्या, तीर से पहले ऑक्सीजन नहीं था किसी चीज के साथ, तीर के बाद उसके साथ ऑक्सीजन है, उपचयन हुआ। यहाँ तीर से पहले उसके साथ हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन तो जुड़ता है तो उपचयन होता है, हाइड्रोजन हटता है तो उपचयन होता है, ठीक है, उल्टा है। तीर से पहले तो उसके अंदर हाइड्रोजन था, तीर के बाद हाइड्रोजन नहीं है, मतलब उपचयन हुआ। उसी प्रकार अपचयन, तीर से पहले ऑक्सीजन था लेकिन तीर के बाद नहीं है, क्या हुआ, उप अपचयन हुआ, ठीक है। उसी प्रकार तीर से पहले हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन मान लो एक था या कम थे, और तीर के बाद उसमें क्या हो गए, ज्यादा हो गए, जुड़ गए, तो इसको क्या कहेंगे, अपचयन कहेंगे, ठीक है। तो देखो इसके अच्छे से आप अंतर समझ लो, बस बाकी पता तो इतने से चल जाएगा, बाकी तो याद करने की बातें हैं। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की क्या होती है, वृद्धि होती है, उसे क्या कहेंगे, उसे उपचयन कहेंगे। इसी प्रकार जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, कमी होती है, तो उसे क्या कहेंगे, अपचयन कहेंगे। हाइड्रोजन का ह्रास होता है उपचयन में, जिसमें परमाणु में आयन इलेक्ट्रॉन क्या करता है, त्याग करता है। अपचयन में हाइड्रोजन की संख्या में वृद्धि होती है, जिससे परमाणु आयन या इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्रहण करता है। उपचयन में विद्युत ऋणी तत्व जुड़ते हैं और विद्युत धनी तत्वों का क्या होता है, निष्कासन होता है। अपचयन में विद्युत ऋणी तत्वों का निष्कासन होता है और विद्युत धनी तत्व जुड़ते हैं। जैसे उपचयन का एक उदाहरण है कि कॉपर का, कॉपर ऑक्साइड में उपचयन हो रहा है। देखो ये कॉपर था, इसका O2 से क्रिया किया, कॉपर ऑक्साइड में उपचयन हो गया। पहले कॉपर भूरा रंग का था, उपचयन होने से क्या हो गया, काला हो गया। बताओ उपचयन और अपचयन क्लियर हुए कि नहीं हुए, पहचानना सीख जाओगे, ठीक है। एक बार फिर से, मुझे यहाँ पे डाउट लग रहा है आपको, एक बार फिर से बता दूं। देखो कॉपर पहले अकेला है, अभिक्रिया से पहले चीज अकेली है, अभिक्रिया के बाद उसके साथ लाडू जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ गई है। अभी सर्दियां, लड्डू खा रहे होंगे आप घर पे, ठीक है। तो लड्डू जुड़ गया तो उसका उपचयन हुआ। आप रात को सोए, अकेले सोए थे, कुछ नहीं था, सुबह उठे, लड्डू मिल गया, उपचयन हुआ। क्या हुआ, उपचयन हुआ, ठीक है। लड्डू का क्या हो गया, आपके साथ आपका उपचयन हुआ, लड्डू मिल गया, इसको ऑक्सीजन मिल गया, उपचयन हुआ, ठीक है। आगे देखते हैं साथियों। तो ये तो उपचयन और अपचयन हो गया। अब देखो सिर्फ उपचयन हो रहा था वहां पे, हाँ भाई, उपचयन या अपचयन में क्या होगा, यहाँ तो किसी चीज का उपचयन होता है, जैसे कॉपर का उपचयन हुआ तो उपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। अगर किसी चीज का अपचयन होता तो अपचयन अभिक्रिया कहलाती। लेकिन कुछ अभिक्रियाएं ऐसी, कुछ क्या ज्यादातर अभिक्रियाएं ऐसी होती है, उसी अभिक्रिया में उपचयन होता है किसी का, और किसी का अपचयन होता है। एक ही अभिक्रिया में दो चीजें होती है, उपचयन भी होता है और अपचयन भी होता है, तो उस अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया या हिंदी में कहते हैं अपोपचय अभिक्रिया। क्या कहते हैं, ऐसी अभिक्रिया इसमें उपचयन भी होता है और अपचयन भी होता है, दोनों साथ साथ में होगा, अलग अलग चीजों का होगा। जैसे एक का उपचयन हो रहा है तो दूसरे का अपचयन होगा, ठीक है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे अपन बात करते हैं ZnO+C, तो क्या बन जाएगा, Zn+Cu। ये वाली अभिक्रिया है, आप देख सकते हैं, ये अपन ने ली है, ठीक है। इसमें देखो, अब इसमें देखो, क्या देखो सर, कुछ देखो, तीर से पहले कार्बन अकेला है, हाँ सर है। तीर से पहले कार्बन क्या है, अकेला है। तीर के बाद कार्बन के साथ लड्डू जुड़ गया, बताओ ये तीर है, तीर से बाद कार्बन के साथ लड्डू जुड़ा कि नहीं जुड़ा, जुड़ा, ऑक्सीजन जुड़ा, ऑक्सीजन जुड़ा, लाडू मिला, उपचयन हुआ। क्या हुआ, उपचयन। तो कार्बन का क्या हुआ है यहाँ पे, उपचयन हुआ। सर उल्टा है, कुछ दिख रहा है क्या, तीर से पहले जेडन के साथ ऑक्सीजन था, लेकिन तीर के बाद इसके साथ से लाडू हट गया। लाडू हटना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है, अपचयन। तो देखो इस अभिक्रिया के अंदर कार्बन का तो उपचयन हो रहा है और जिंक का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, जेडएनओ का अपचयन हो रहा है, ठीक है। इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, ठीक है।
तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों हो, ऐसी अभिक्रिया को कहेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया या अपौपचय अभिक्रिया। ठीक है, तो देखिए लिख लेते हैं। सामान्यतः ऑक्सीकरण व अपचयन की अभिक्रियाएं साथ साथ चलती है, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में एक पदार्थ या एक अणु का अगर दूसरे अणु को आयन एक अणु त्यागेगा तो दूसरा ग्रहण करेगा। तो सभी अभिक्रियाओं में लगभग अभिक्रियाओं के अंदर उपचयन अपचयन दोनों होते हैं। ठीक है, सामान्यतः ऑक्सीकरण व उपचयन की अभिक्रियाएं साथ साथ चलती है, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में एक पदार्थ अणु या परमाणु या आयन है वो इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तो दूसरे पदार्थ का अणु परमाणु या आयन इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्रहण करता है। इस प्रकार के एक का तो ऑक्सीकरण होगा और दूसरे का क्या होगा, अपचयन होगा। देखो अब ऑक्सीकरण क्या नया शब्द आया सर उपचयन को ऑक्सीकरण भी कहा जाता है। उपचयन का दूसरा नाम ही ऑक्सीकरण है। उपचयन को अपन ऑक्सीकरण भी कह सकते हैं, ऑक्सीजन जुड़ना साथ में, लाडू मिलना ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीजन करण जुड़ गया, ऑक्सीकरण क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया। ठीक है, तो ऑक्सीकरण होता है, दूसरे का अपचयन होता है। इसकी अभिक्रिया को क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। अगर छोटा सा प्रश्न आता है रेडॉक्स अभिक्रिया क्या कहते हैं, ये परिभाषा लिखोगे, उसके बाद ये एग्जाम्पल लिखोगे। जैसे देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ से अच्छे से, तो हाँ दिख रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ CuO, देखो इसके साथ पहले से लाडू है और बाद में लाडू हट गया। पहले से लाडू था, बाद में लाडू हट गया, क्या हो गया, अपचयन हो गया। H2 के पास क्या है, लाडू नहीं है, और इधर जाते ही H2 के पास लाडू आ गया, H2 का क्या हुआ, उपचयन या ऑक्सीकरण हो गया। तो ये कैसी अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। इसका समझा दिया। जैसे ये MnO2 के पास पहले ऑक्सीजन है लेकिन बाद में नहीं है। ठीक है, हाइड्रोजन के बाद यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे लाडू आ गया, तो एक का अपचयन और एक का उपचयन हुआ। ये अभिक्रिया कैसी कहलाएगी, रेडॉक्स कहलाएगी। ठीक है, ये रेडॉक्स अभिक्रिया क्लियर हो गई। अब देखो एक चीज ध्यान से समझो, जैसे हमारे कुछ वर्ड है जो आपको कंफ्यूज करते हैं, उनको बता रहा हूँ। ठीक है, फिर आपका पार्ट पूरा होने वाला है बहुत जल्दी। ठीक है, तो देखो एक तो है अपचयन और एक होता है अपचायक। अपचायक एक अपना हो रहा है उपचयन, और उपचयन का दूसरा नाम मैंने अभी आपको बताया कि ऑक्सीकरण। उपचयन का हो या ऑक्सीकरण को एक ही बात है। और एक नया नाम अभी अपने पास आएगा, जैसे इसको मैं मिटा के लिखूंगा, दूसरे पेड़ से लिखूंगा ताकि अच्छा लगे। इसके पास अभी अपने पास एक नया नाम आएगा ऑक्सीकारक। इसी प्रकार इसके लिए अपने पास एक नया नाम आएगा अपचायक। अब ध्यान से समझो, इन चीजों को अच्छे से समझो। ठीक है, अपचयन का मतलब जिसका अपचयन हुआ है, तो खुद का क्या हो गया, अपचयन का मतलब क्या हुआ साथियों, जिसका क्या हो जाए, अपचयन हो जाए। ऑक्सीजन क्या आ जाए, जिसका हट जाए, उसको क्या कहेंगे, अपचयन कहेंगे। अच्छा, ऑक्सीजन हट गया मतलब खुद का क्या हुआ है, खुद का ऑक्सीकरण हो गया है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन त्याग कर अन्य को प्रभावित करता है। देखिए उसको अच्छे से ऐसे, और आप कंफ्यूज हो जाओगे। चलो ठीक है, देखो एक एक चीज को समझते हैं तो मुझे लग रहा अच्छा। ऑक्सीकारक, कारक का मतलब हमेशा ध्यान रखो, कराने वाला, कोई चीज करवाने वाला। जैसे जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब जलवायु के लिए कुछ ना कुछ करेंगे वो। ठीक है, तो रेडॉक्स अभिक्रिया में जिस पदार्थ का अपचयन होता है, खुद का तो अपचयन हो गया। देखो दो चीजें होती है, उपचयन या अपचयन। अब मेरा अपचयन हो गया तो मैं पड़ोसी का क्या कराऊंगा, सर पड़ोसी का उपचयन कराऊंगा। अपचयन तो मेरा हो गया, पड़ोसी का क्या कराऊंगा, भाई दो चीजें होगी, तीसरी चीज अपने पास नहीं है। उपचयन को ऑक्सीकरण बोलेंगे। अब अपन क्या बोलेंगे, उपचयन का दूसरा नाम क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण। मेरा अपचयन हो गया, पड़ोसी का मैं क्या कराऊंगा, ऑक्सीकरण कराऊंगा। मैं ऑक्सीकरण करवा रहा हूं, तो जो ऑक्सीकरण करवाता है उसको ऑक्सीकारक कहेंगे। ऑक्सीकारक कौन हूं, मैं। अपचयन किसका हुआ, मेरा। मैं ऑक्सी मेरा अपचयन हो गया, मैं दूसरे का क्या करा रहा हूं, ऑक्सीकरण करवा रहा हूं। ऑक्सीकरण करवाने वाला कौन हूं, वो तो रहा उसका ऑक्सीकरण, लेकिन करवा कौन रहा, मैं। तो मैं क्या कहलाऊंगा, ऑक्सीकारक कहलाऊंगा। बस यही है। देखो जिस पदार्थ का अपचयन होता है वह इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर अन्य पदार्थ को ऑक्सीकृत करने में मदद करता है, उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक कहते हैं। बस परिभाषा आएगी। ठीक है, अपचायक, मान लो कि मेरा अपचयन नहीं हुआ, मेरा अपचयन होता है तब तो मैं दूसरे का ऑक्सीकरण करवाऊंगा, तो मैं ऑक्सीकारक कहलाऊंगा। मेरा ऑक्सीकरण हो गया, ऑक्सीकरण मेरा हो गया, तो मैं दूसरे का क्या कराऊंगा, तो ऑक्सीकरण या उपचयन तो मेरा हो गया, तो मैं दूसरे का अपचयन कराऊंगा। मेरा ऑक्सीकरण हो गया तो मैं दूसरे का अपचयन करा रहा हूं, तो अपचयन करवाने वाला यानी कि मैं क्या कहलाऊंगा, अपचायक कहलाऊंगा। जो अपचयन कराता है वो अपचायक कहलाएगा। ठीक है, तो रेडॉक्स अभिक्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वह इलेक्ट्रॉन त्याग कर अन्य पदार्थ को अपचयित करने में मदद करता है, इसको अपचायक कहते हैं। यानी कि साथियों देखिएगा, अगर आपसे पूछूं इस अभिक्रिया के अंदर अपचायक और उपचायक कौन है, तो कैसे पता चलेगा अपचायक या उपचायक कौन है। देखो अच्छे से ध्यान से सुनो, अपचायक या ऑक्सीकारक कौन है। ठीक है, इसका क्या हुआ, उपचयन हुआ।
उपचयन का मतलब इसका ऑक्सीकरण हुआ। क्या हुआ? ऑक्सीकरण हो गया। इसका, मेरा तो ऑक्सीकरण हो गया, तो मैं दूसरे का क्या कराऊंगा? दूसरे का मैं कराऊंगा अपचयन। ये मैं दूसरे का क्या करा रहा हूं? अपचयन करा रहा हूं। मैं दूसरे का अपचयन करा रहा हूं, इसलिए मैं क्या कहलाऊंगा? अपचायक कहलाऊंगा। तो जिसका ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक होता है। बस अब सीधा रट लो, परिभाषा आए तो लिखनी है, बाकी ऐसे पूछे ना कि अपचायक कौन है, तब ये गाथा पे मत जाना। जिसका ऑक्सीकरण हुआ वो क्या है? अपचायक है। जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है वो क्या कहलाएगा? अपचायक कहलाएगा। जिसका उपचयन हो रहा है वो क्या कहलाएगा? अपचायक कहलाएगा। ठीक है। अब दूसरी बात, मैं ये हूं, मेरा अपचयन हो गया, मेरा क्या हो गया? अपचयन हो गया। तो मैं इसका क्या कराऊंगा? इसका ऑक्सीकरण कराऊंगा। ऑक्सीकरण मैं करा रहा हूं, इसलिए मुझे क्या कराएगा? मुझे क्या कहा जाएगा? ऑक्सीकारक कहा जाएगा। ऑक्सीकारक ये है, मतलब जो अपचयन, जिसका अपचयन होता है वो क्या कहलाता है? ऑक्सीकारक कहलाता है। जिसका उपचयन या ऑक्सीकरण, बस ये करण और कारक आपको कन्फ्यूज करेंगे, इसलिए बार बार इस पे दबाव देकर समझा रहा हूं। उपचयन का दूसरा नाम है ऑक्सीकरण। ठीक है। जबकि अपचयन और ऑक्सीकारक अलग अलग है। ठीक है। तो जिसका ऑक्सीकरण होता है वो दूसरे का अपचयन करवाता है, इसलिए इसको अपचायक कहा जाता है। जो ऑक्सीकरण होगा, जिसका ऑक्सीकरण हुआ, जो उपचयन है वो क्या कहलाएगा? अपचायक कहलाएगा। ठीक है। और जिसका अपचयन हुआ वो दूसरे का ऑक्सीकरण करवाता, तो अब जिसका अपचयन हो रहा है वही क्या है? ऑक्सीकारक है। अगर आपसे पूछे कि इस अभिक्रिया में ऑक्सीकारक कौन है, तो देखो अपचयन किसका हो रहा है? जिसका अपचयन हो रहा है उसी को ऑक्सीकारक बोलना है। अगर आपसे पूछे कि इस अभिक्रिया के अंदर, ठीक है, इस अभिक्रिया के अंदर ऑक्सीकारक कौन है, तो ये हो गया। अपचायक कौन है? तो अपचायक का मतलब जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है। यहाँ उपचयन हो रहा है, तो किसका उपचयन हो रहा है? इसका। तो ये क्या हो गया? अपचायक हो गया। ठीक है, ऐसे याद रखो। ठीक है, अच्छे से समझोगे तो याद रह जाएगा। अब साथियों, अगला आपके सिलेबस का टॉपिक है संक्षारण और विकृत गंधीरा। दो टॉपिक रहे, संक्षारण और विकृत गंधीता, उसके बाद ये आपका पार्ट पूरा हो जाएगा। ठीक है। तो देखो, संक्षारण किसे कहा जाता है? धातु की साथियों जितनी भी बनी वस्तुएं होती है ना, जैसे लोहा हो गया, धातु है, लोहे की वस्तु बनी हुई है कोई। जब वर्षा ऋतु के अंदर एक तो वातावरण में नमी होती है थोड़ी थोड़ी, तो जल मिल गया और ऑक्सीजन तो है ही, तो जल और ऑक्सीजन वगैरह ये सभी आपस में मिलकर विभिन्न प्रकार की क्रियाएं कर लेते हैं और उस वस्तु को सड़ाने का काम करते हैं। उस वस्तु पे एक परत बना लेते हैं और वो परत पे धीरे धीरे वस्तु की और बड़ी होती जाती है, और मतलब अपन उसको मारवाड़ी में काट कहते हैं, जंग लगना, काट आना। वो काट आता है ना। तो धातु की बनी हुई वस्तुएं जब वायु, जल या अम्ल आदि के संपर्क में आती है, अधिक दिनों तक साथियों रहती है। हाँ, एक दो चार दिन रखी, ऐसे ऐसे करके वापस दूसरी जगह रख दिया या ढक दिया तो कुछ नहीं होगा, लेकिन एक ही जगह ज्यादा दिन पड़ी रहेगी ना, तो काट आ जाता है। ठीक है। तो धातु की बनी वस्तुएं जब वायु, जल, अम्ल आदि के संपर्क में अधिक दिनों तक रहती है, तो ऑक्सीजन तथा नमी से प्रतिक्रिया करती है, जिससे धातु क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है। ठीक है। इसको क्या कहते हैं? इसको संक्षारण कहते हैं। ठीक है। जैसे लोहा था, एक ही जगह काफी दिन पड़ा रहा, पानी चला गया उसके ऊपर, हवा से क्रिया हो गई, कमजोर होगी, लेप जम जाएगा, ऐसे खरणो हरू हीरो मारवाड़ी में क्या आपने। ठीक है। हाँ, ऐसे गिरना स्टार्ट हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, मतलब क्या हो गया? संक्षारण हो गया इसका। ठीक है। तो संक्षारण के उदाहरण है लोहे पर जंग लगना, ठीक है, और चांदी पर काली परत का जमना। चांदी को अगर ज्यादा दिन तक आप पानी और वायु के संपर्क में पड़ी रखोगे तो वो धीरे धीरे काली पड़ने लगेगी, चमक उसकी गायब होने लगेगी, कम हो चमकेगी। तो ये क्या हो रहा है? उसका संक्षारण हो रहा है। ठीक है। अब देखो, अब लोहे का लोहे की तो अपनी हर वस्तुएं लोहे की होती है, फिर ज्यादातर वस्तुएं लोहे की होती है, इसको कैसे बचाया जाए? तो दो तरीके हैं। या तो उसके ऊपर कलर कर दो, लोहा है, लोहे के ऊपर कलर कर दिया तो जंग थोड़ा लेट लगेगा या नहीं लगेगा, क्योंकि कलर किया हुआ है। जल वगैरह वो कलर से क्रिया करेगा, लोहे के टच नहीं हो पाएगा, तब तक काट नहीं आएगा। ठीक है। एक तो तरीका कलर कर लो, कलर नहीं कर सकते तो फिर उसके ऊपर जिंक से क्रिया नहीं करता, ये ऑक्सीजन वगैरह करते तो भी उसको कमजोर नहीं कर सकते, तो लोहे के ऊपर जिंक की पट्टी चढ़ा दो, लोहे के ऊपर एक पट्टी और चढ़ा दो जिंक की, तो उसके काट नहीं आएगा। ठीक है। तो कलर करना तो कलर कहलाता है। लोहे पर अगर कलर करके उसको बचा रहे हो तो इसको कहेंगे पेंट करना। कलर को क्या कहते हैं? पेंट करना। पहनने वाला पेंट नहीं है ये, कलर, पेंट, PINT। ठीक है। पेंट करना। ठीक है। और इसके ऊपर अगर लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ा रहे हो तो इसको कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। क्या कहते हैं? गैल्वेनोलाइजेशन। लोहे के ऊपर अगर कलर कर रहे हो तो पेंट करना कहलाएगा, लोहे के ऊपर अगर जिंक की परत चढ़ा रहे हो तो इसको कहेंगे गैल्वेनोलाइजेशन। ठीक है। तो देखो, जब ये प्रश्न आता है यहां से कि क्या होता है जब लोहे की वस्तु को अधिक दिनों तक जल और वायु के संपर्क में रखा जाता है, तो उस पर क्या है? उसका जल और वायु के संपर्क में आकर इसके ऊपर एक परत जम जाती है जो इसको खोखला करती है, इसको कमजोर कर देती है, जिसे अपन जंग लगना कहते हैं। जब लोहे की वस्तु अधिक दिनों तक वायु, जल, अम्ल आदि के संपर्क में रहती है, तो इनके साथ ये प्रतिक्रिया कर आयरन ऑक्साइड बनती है। क्या बनती है? आयरन ऑक्साइड बनती है, जो लोहे से बनी वस्तुओं पर क्या होता है?
परत के रूप में जम जाती है और आयरन ऑक्साइड क्या कहलाता है, जंग कहलाता है। ठीक है, आयरन ऑक्साइड ही जंग कहलाता है। ठीक है, धीरे धीरे लोहे की वस्तु भूरे रंग में बदल जाती है, इसलिए जंग से बचने के लिए लोहे की वस्तुओं पर क्या किया जाता है, पेंट किया जाता है। ठीक है, पेंट की परत लोहे से बनी वस्तुओं को जल अम्ल आदि के संपर्क में आने से रोकती है, जिससे लोहे पर जंग नहीं लग जाए। क्लियर है बात? फिर क्या होता है लोहे पर जंग, लोहा पड़ा रहा, पानी जलाए, एक परत बन जाएगी, तो कहते हैं जंग लगना। घर पे जाके देखना, अगर पुराना लोहा वगैरह है तो उस पर जंग लगा हुआ होगा, थोड़ा काला टाइप में धब्बे टब्बे हो जाएंगे। ठीक है, कैसे रोकेंगे इसको, इसके ऊपर कलर कर दो। ठीक है, कलर करेंगे, हाँ, तो जंग नहीं लगेगा, क्योंकि कलर के हवा वगैरह टच होगी, लोहे के नहीं होगी। क्लियर पहली बात। दूसरी, गैल्वेनोलाइजेशन। क्या होता है गैल्वेनोलाइजेशन, लोहे की परत को जंग से बचाने के लिए इस पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। लोहे को जंग से बचाने के लिए, या लोहे की चीजों को जंग से बचाने के लिए इस पर क्या करेंगे, इसके ऊपर जिंक की परत चढ़ाई जाती है, ZN की। इसको कहा जाता है गैल्वेनोलाइजेशन। क्या गलत है, कलर नहीं कर सकते हो तो जिंक की परत चढ़ा दो उसके ऊपर, इसको कहेंगे गैल्वेनोलाइजेशन। क्लियर है बात इतनी? क्लियर। आगे देखिए, अगला टॉपिक है विकृत गंधिता। आपके सिलेबस का लास्ट टॉपिक है। विकृत गंधिता किसे कहा जाता है साथियों, जो तेलीय और वसा युक्त खाद्य पदार्थ होते हैं, जैसे आप चिप्स लाते हो मार्केट से, 5 रुपए वाली, 5 की तो बारी नहीं लगी, 10 वाली आते हो, आलू चिप्स लाई खाने के लिए, वो तेल की बनी हुई, आप सभी को पता है, खाने योग्य है, इसलिए इसको कहेंगे खाद्य पदार्थ। वसा है, वास लिख दिया इसने भाई, है वसा। घी या तेल डाला गया है उसके अंदर, ऐसी चीज है, घी या तेल से बनी हुई खाने की चीज है। जब ज्यादा समय तक साथियों वो हवा के संपर्क में रहेगी ना, तो साथियों वो क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, फिर खाने योग्य नहीं रह जाएगी, जहर बन जाएगा। ठीक है, तो तेल व वसा युक्त खाद्य पदार्थ जब हवा के संपर्क में लंबे समय तक रहता है, तो हवा में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है और उपचयित हो जाता है, उसका उपचयन हो जाता है। क्या हो जाता है, उपचयन हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन से संयोग हो गया, संयोग का मतलब जुड़ना, ऑक्सीजन जुड़ गई, लड्डू जुड़ गया, क्या हो गया, उपचयन हो गया। ठीक है, उपचयित हो जाता है, जिससे उसके स्वाद और गंध में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। उपचेत होने के कारण उसका स्वाद अच्छा नहीं लगेगा, गंध पहले अच्छी आती थी, अब यूं गंदी आने लगी, गंध में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, और वो खाने योग्य नहीं रहता, फिर वो अच्छा नहीं रहता है, बिगड़ जाता है, खाने योग्य नहीं रहता है। इसलिए इसको कहा जाता है विकृत गंधिता। विकृत का मतलब विकृत, चेंज हो गई है, बिगड़ गई है, गंधिता मतलब गंध, गंध बिगड़ गई उसकी। ठीक है, इसको कहेंगे विकृत गंधिता। क्या है, क्या है विकृत गंधिता, कोई भी तेल और घी से बनी हुई खाने की चीज है, उसको लंबे टाइम तक आप हवा में रखोगे, खुली रखोगे, ठीक है, तो क्या होगा, वो तेल या वसा है वो हवा से क्रिया कर जाती है, ऑक्सीजन है हवा के अंदर, ऑक्सीजन इनसे जुड़ जाएगी, इनका उपचयन हो जाएगा, उपचयन होगा तो क्या हो जाएगा, स्वाद बदल जाएगा, खराब हो जाएगा, और क्या है, गंध है वो आने लगेगी। ठीक है, इसको कहते हैं विकृत गंधिता। इसको कैसे रोकेंगे, तो देखो, विकृत गंधिता को रोकने के लिए तेल और वसा से युक्त खाद्य पदार्थ को नाइट्रोजन जैसे अक्रिय गैसों में रखा जाता है। नाइट्रोजन क्रिया नहीं करेगी, ठीक है, तेल या इस वसा से, तो इसको नाइट्रोजन में रखा जाता है। तो सर वो आलू चिप्स वाले के तो वो तो बाहर लटकती है दुकान के ऊपर, कहाँ नाइट्रोजन में रखी होती है, झूठ क्यों बोल रहे हो दोस्तों, उस थैली में हवा भरी हुई होती है, आपको पता हो तो। आप कहते हैं ये तो कोरी हवा भरूड़ी है, फोफा तो इतना आवे, अरे वो हवा भरनी पड़ती है, नहीं तो ये आपके फोफे खराब हो जाएंगे। उसके अंदर हवा भरी हुई होती है, वो होती है नाइट्रोजन गैस। ध्यान रखना, सवाल आएगा, आलू चिप्स में कौन सी गैस होती है, आलू चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस होती है, आलू चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। अगर ऐसा भी पूछा जा सकता है कि आलू चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है, क्यों भरी जाती है आलू चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस, क्योंकि नाइट्रोजन गैस है वो अक्रिय गैस होती है, वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन वगैरह इनसे क्रिया, ये तो दूसरी गैस है तो क्रिया कर जाती है खाद्य पदार्थों से, ये क्रिया नहीं करती है तेल और वसा से, इस कारण ये खाद्य पदार्थ सुरक्षित रहते हैं, इनका स्वाद भी नहीं बिगड़ती है, इनकी गंध भी नहीं बिगड़ती है, इसलिए इसको अच्छे प्रकार से लंबे टाइम तक सुरक्षित रखा जाता है। ठीक है, तो विकृत गंधिता क्या है, ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। तो देख लो, बड़ी मेहनत से आपको पूरा पाठ करवाया है, अच्छे प्रकार से याद रखोगे तो इज्जत रह जाएगी। ठीक है, और वरना फिर कुछ नहीं है, याद नहीं करोगे तो फिर रात को जगने का मतलब नहीं रहा है, 1 बजने वाला है। ठीक है, तो फिर जगने का मतलब नहीं रहा, 47 हो गए। ठीक है, तो अच्छे प्रकार से ये साथियों आपका पहला पाठ था, रासायनिक अभिक्रियाएं व समीकरण। पाठ का नाम क्या था, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ये आपका पार्ट क्या होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है, जो थ्योरी है, जो नोट्स है वो आपके कंप्लीट होते हैं। नोट्स आपको मिलेंगे कहाँ पे, हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस पर ये PDF हम भिजवा देंगे।
आप क्लास बाद में देखते हो तो थोड़ा यूं 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 टेलीग्राम को खिसकाना, ऊपर मिल जाएगी पीडीएफ, नाम लिखा हुआ अगर रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण अध्याय 1। टेलीग्राम का नाम है तैयारी कर लो स्कूल, जो अपने चैनल का नाम है, चैनल का कोई क्या है, टेलीग्राम चैनल का भी नाम है तैयारी कर लो स्कूल, इस पे पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, पहला पार्ट अपना पूरा हुआ, नोट्स नोट्स सारे पूरे हुए। अब इससे कुछ प्रश्न है, जैसे किताब के पीछे के प्रश्न है वगैरह है, तो वो अपन लास्ट में करेंगे, पहले पार्ट पूरे कर लेते हैं, क्योंकि प्रश्न तो आपने को स्कूल में गुरुजी ने होमवर्क वगैरह दिए होंगे, तो आपने फिर वह पासबुक के देख देख के लिखे होंगे, मुझे पता है, लेकिन कहीं से भी लिखे याद कर लो उनको। ठीक है, उनको याद कर लीजिए। ठीक है, वो थोड़ा अपने स्तर पर करना है आपको। बाकी थ्योरी थ्योरी मोस्ट मोस्ट हम यहाँ पे सारा आपको पढ़ा रहे हैं, और जैसे एक बार सिलेबस पूरा हो गया ना, तो फिर प्रश्न उत्तर भी आपको करवा देंगे। ठीक है, लेकिन पहले सिलेबस पूरा करेंगे, फिर प्रश्न उत्तर करेंगे अपन, क्योंकि प्रश्न उत्तर आपने होमवर्क में किए हुए, मुझे पता है आपने होमवर्क में किए होंगे, दीपावली के होमवर्क में गुरुजी ने और दिए होंगे। ठीक है, तो काफी बार किए हुए, लेकिन पार्ट में जो मोस्ट मोस्ट नोट्स एनसीईआरटी का सिलेबस है, पढ़ने में आपको पता ही नहीं चलता है कि हेडिंग कौन सी पढ़ रहे हैं, क्या इसमें मोस्ट है, सारे सवालों के रूप में दे रखे हैं, क्रियाकलापों के रूप में, तो उसको मैंने बहुत अच्छे प्रकार से नोट्स बना के आपको लिखवा दिया। ठीक है, क्लास अच्छी लगी है, देखिए रात की मेहनत है, काफ़ी टाइम तक दुनिया सो रही है, अपन जाग रहे हैं, मुझे ये भी पता है। मैं जिस समय 1 बजे के आसपास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बहुत से लोग सो रहे होंगे जिनके एग्ज़ाम भी हैं। ठीक है, देखिए रात भर जाग के काम करते हैं, तो इसके लिए इतना तो चाहिए कि भाई आप चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और भी बहुत सी क्लासें लगाएंगे। बुरा विज्ञान का कोर्स तो मैं करवाऊंगा ही, साथ साथ में अच्छा रेस्पॉन्स रहा तो आपके गणित के मास्टर जी लगा देंगे, सामाजिक के मास्टर जी लगा देंगे। ठीक है, तो अच्छे प्रकार से पढ़ो भाई, सभी को शेयर करना। आपके स्कूल वाले जितने भी बच्चे हैं ना, आजकल आप सभी व्हाट्सअप चलाते हो, सबके ग्रुप होते हैं, मुझे पता है, आप सभी को अपने स्कूल में 10वीं क्लास में जो जो पढ़ता है उन सभी को शेयर करना। ऐसा नहीं कर रहे सर की क्लास देख लेंगे तो वो ज़्यादा सीख जाएगा, उसके ज़्यादा नंबर आ जाएंगे, ऐसा दिमाग में रखना ही नहीं है। ठीक है, अपने को अच्छे नंबर लाने, पड़ोसी के क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं। ठीक है, शेयर सबको करनी है अच्छे प्रकार से। अपन मिलेंगे अगली क्लास के अंदर, हमारा अगला पार्ट रहेगा अमल क्षारक व लवण, दूसरा पार्ट है, उसको अपन पढ़ेंगे अगली क्लास में, अमल क्षारक व लवण। ठीक है, अभी हालांकि इस पार्ट को तो मैं आपको पहले को भी बहुत अच्छे से पढ़ाता, बहुत इसमें एग्जाम्पल है, बहुत हंसते हंसते अपन सीख जाते हैं, कहानी में याद हो जाता है आपको, बढ़िया अच्छे तरीके से पढ़ते, लेकिन इतना अपने पास साथियों समय नहीं है, एग्जाम बहुत नजदीक आ गए हैं आपके। ठीक है, बाकी मैं पहले पार्ट को 3 दिन या 4 दिन में पढ़ाता हूँ। ठीक है ना, 3 दिन में पढ़ा लेता हूँ, ऐसे घंटे घंटे की क्लास हो तो स्कूल के अगर छोटे छोटे पीरियड हो ना 35-35 मिनट के, तो 4 दिन या 5 दिन में ये पार्ट पूरा करता हूँ, बहुत अच्छे तरीके से समझाते हुए। ठीक है, लेकिन इतना अपने पास समय नहीं है, अपने को क्या है, घंटे 2 घंटे के अंदर पूरा पाठ करना होगा, तो इसी प्रकार से अपन समझते हुए करते हैं। फिर भी कोई चीज़ छोड़ी नहीं है, बहुत अच्छे प्रकार से समझाने की कोशिश की है, कम टाइम में अच्छा कैसे समझाया जा सकता है वो कोशिश की है। बाकी समझने को तो अभी बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन उसके लिए समय नहीं है अपने पास। चलिए चलते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक खुश रहिए, अच्छे रहिए। जय जय राजस्थान, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।